हमारी कहानी शुरू होती है समाज के सबसे निचले तबके के एक नौजवान से, जिसने मार्शल आर्ट सीखने के एक मौके के लिए 10 साल तक एक मार्शल आर्ट्स हॉल में गुलामों की तरह काम किया। लेकिन जैसे ही वो वादा किया हुआ 10 साल का समय नजदीक आया, उसके सीनियर ब्रदर ने न सिर्फ आम लोगों के मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करने पर पाबंदी का एक फरमान निकाला, बल्कि उसे हॉल से ये कहकर निकाल दिया कि एक आम आदमी के साथ ट्रेनिंग करना उसे बीमार महसूस कराता है। हालांकि उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसे जल्द ही अपने इस फैसले पर कितना पछतावा होगा। उस वक्त प्रतिष्ठित चांगशान खानदान के उस आदमी ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके जैसे लोगों को ट्रेनिंग करते देख उसे ऐसा लगता है जैसे मार्शल पाथ अपवित्र हो रहा है। उसे वाकई लगता था कि उनकी मौजूदगी उसके महान आर्ट पर एक दाग है। सिर्फ इसी वजह से उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन सीनियर ब्रदर वो एक जवाब की तलाश में हकलाते हुए बोला, बरसों पहले आपने खुद वादा किया था कि अगर मैं 10 साल काम करूंगा तो आप मुझे एक मास्टर इंस्ट्रक्टर से मिलवाएंगे। आप मशहूर जेंटलमैन स्वॉर्ड हैं, अपनी जुबान के पक्के। सीनियर ब्रदर बस मुस्कुराया और उसने मौके पर ही अपनी कहानी बदल दी। जब तुम ऐसा कह ही रहे हो तो चलो एक अलग वजह देते हैं। तुम्हारा कैरेक्टर खराब है, तुम अपना प्रोबेशनरी पीरियड फेल कर चुके हो और खराब बर्ताव की वजह से तुम्हें मार्शल आर्ट्स हॉल से निकाला जाता है। खराब कैरेक्टर? ये विडंबना बर्दाश्त के बाहर थी। उसे सब कुछ बड़ा अजीब लगा। उसके सीनियर ने एक ढंग का बहाना बनाने तक की जहमत नहीं उठाई। उस पल उसे समझ आ गया कि उसके सामने खड़े सो कॉल्ड जेंटलमैन स्वॉर्ड का इरादा शुरू से ही अपना वादा निभाने का नहीं था। चूंकि हम कभी सेक्ट ब्रदर्स थे, मैं तुम्हें एक आखिरी बात बताता हूँ, सीनियर ने आगे कहा। 1 महीने में मार्शल आर्ट्स की दुनिया में एक बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है जो निचले तबके के लोगों की किस्मत का फैसला करेगा। तुम अपनी किस्मत आजमा सकते हो, लेकिन अगर कोई भी आम मार्शल आर्टिस्ट 3 मैच नहीं जीत पाया तो तुम्हें सिर्फ हॉल से ही नहीं बल्कि अपने घरों में भी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाएगा। वो शब्द, घर पर भी पाबंदी, उसे किसी गहरी चोट की तरह लगे। उसका दिल पूरी तरह बैठ गया। मामले को और बिगाड़ते हुए सीनियर ब्रदर ने बताया कि वो टूर्नामेंट में बड़े खानदानों की तरफ से लड़ेगा। मैं एक भी आम आदमी को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। अगर तुमने मेरे सामने आने की हिम्मत की तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हें मार मार कर मौत के घाट उतार दूंगा। जेंटलमैन स्वॉर्ड की उन ठंडी बातों ने उसके दिल में उम्मीद की आखिरी चिंगारी को भी बुझा दिया। उसे ऐसा लगा जैसे आर्ट्स में उसका रास्ता ही काट दिया गया हो और उसे याद भी नहीं रहा कि वो वहां से कैसे निकला। उसके आसपास की दुनिया बेजान और धुंधली हो गई थी जब वो सुध-बुध खोकर चल रहा था। जब उसने अपने घर की वो जानी पहचानी नेम प्लेट देखी, तब जाकर उसकी आंखों का फोकस वापस आया। वो अब घर पर था और उसने खुद से कहा कि वो अपने पिता को अपनी मायूसी की एक झलक भी नहीं देखने देगा। उसे खुद को संभालना था और उस दर्द को छिपाना था जो उस पर हावी हो रहा था। उसने अपने शरीर में थोड़ी जान फूंकी और ऐसे दिखने की कोशिश की जैसे उसका भविष्य अभी भी बचा है। उसे पता था कि उसे संभल कर अपनी भूमिका निभानी होगी। अगर वो अपने झूठ का साथ नहीं देता तो उसके पिता को यकीनन शक हो जाता और वो फिक्रमंद हो जाते। हालांकि उसकी हिम्मत टूट चुकी थी, फिर भी वो उस इंसान का सामना करने के लिए तैयार हुआ जिसका डीएनए उसकी रगों में दौड़ रहा था। जब उसके पिता ने पूछा कि उसकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है तो उसे जवाब देने के लिए सही शब्द नहीं मिले। उसने झूठ बोला कि सब ठीक चल रहा है और दावा किया कि उसके सीनियर ब्रदर ने उसके टैलेंट की तारीफ की है और अगले महीने टूर्नामेंट में एक जगह देने का वादा किया है। उसने ये भी जोड़ दिया कि उसके सीनियर ने उसे आराम के लिए कुछ दिनों की छुट्टी दी है, जिसे सुनकर उसके पिता के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसके पिता खुशी से झूम उठे और बोले कि उन्हें हमेशा से पता था कि उनका बेटा अहोंग एक जीनियस है जिसे कामयाबी जरूर मिलेगी। वो बूढ़ा आदमी कागज की तरह दुबला पतला था और हैरानी होती थी कि वो हर दिन उस भारी रिक्शे को खींचने की ताकत कहाँ से लाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने बेटे की बात करते, उनके चेहरे की थकान गायब हो जाती और उसकी जगह गर्व की एक चमक ले लेती। इससे होंग ने उनसे कहा कि वो इतनी कड़ी मेहनत ना करें। उसने वादा किया कि एक बार जब वो मास्टर बन जाएगा तो वो एक साफ और बड़ा घर खरीदेगा ताकि उसके पिता आखिरकार सुकून की जिंदगी जी सके। उसने अपने पिता से खुद को ज्यादा न थकाने को कहा, लेकिन पिता की उस गर्व भरी मुस्कान को देखकर उसे लगा कि अभी कोई जल्दी नहीं है। उसने अपनी नाक में उठती कड़वाहट और आंखों की नमी को रोका, क्योंकि वो अपने पिता को ये बताने से डर रहा था कि उसे निकाल दिया गया है और वो उन्हें ये तो बिल्कुल नहीं बता सकता था कि बस 1 महीने में उनकी सारी उम्मीदों का बुरा अंत हो सकता है। उसने खुद से पूछा कि क्या मार्शल आर्ट्स का उसका रास्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गहराई में उसने अपने सपनों के ऐसे शर्मनाक अंत को मानने से इनकार कर दिया और तभी उसके सामने एक रहस्यमयी तकदीर आई, मार्शल गॉड असेंशन डेस्टिनी। इसका पहला इफेक्ट चौंकाने वाला था। आज से सिर्फ 1 दिन की ट्रेनिंग पूरे 1 साल की प्रोग्रेस के बराबर होगी। दूसरा इफेक्ट ये पक्का करता था कि वो कभी पीछे नहीं हटेगा या अपना रास्ता नहीं भटकेगा और हमेशा बिना रुके परफेक्शन की तरफ बढ़ता रहेगा। 1 दिन का मतलब 1 साल की पावर। एक ही साल में ये सदियों की मार्शल कल्टीवेशन के बराबर होगा। इस तरह की ताकत के साथ सबसे साधारण टैलेंट वाला इंसान भी एक टॉप टियर मास्टर बन सकता है। आखिरकार उसे अपने परिवार की किस्मत बदलने की एक उम्मीद की किरण दिखी और उसे तुरंत इसका टेस्ट करना था। रात के खाने के बाद वो चुपके से ऊपर के तंग और साधारण ट्रेनिंग रूम में गया और वहां रखे
इक्विपमेंट को देखने लगा। वो देखना चाहता था कि ये डेस्टिनी वाकई कितनी ताकतवर है। उसने उस पुराने सैंडबैग का सामना किया। छोटे से कमरे में एक थपकी की आवाज गूंजी जब उसने अपने बाजुकान की प्रैक्टिस शुरू की और 21% मास्टरी तक पहुंच गया। उसकी आंखों के सामने शब्द उभरने लगे जो उस प्रोग्रेस को दिखा रहे थे जिसके लिए वो अब तक अकेले संघर्ष कर रहा था। उसने पहले बहुत सी गलतियां की थीं, लेकिन जैसे ही उसने एक पंच मारा उसके दिमाग में इंसाइट्स की बाढ़ आ गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने दूसरा हमला करने से पहले किसी दूसरी डायमेंशन में अपनी तकनीक को सुधारने के लिए सदियों बिता दी हो। इस बार सैंडबैग बुरी तरह डगमगा गया। उसकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा थी और उसकी मास्टरी 22% तक पहुंच गई। उसने अपना स्टैंस ठीक किया और फिर से वार किया। चोट काफी तेज थी और नई ताकत के असर से सैंडबैग पीछे हट गया। उसकी सतह पर हल्के निशान पड़ने लगे। हर वार पिछले से कहीं ज्यादा पावरफुल था और देखते ही देखते उसकी बजीकुन मास्टरी लगातार बढ़कर 23% हो गई। वो भारी सैंडबैग जिसे संभालना कभी मुश्किल था अब उसकी मुट्ठियों के नीचे एक लय में नाचने लगा था। वो उसकी हथेलियों के बीच बस एक खिलौना बन गया था और हर पंच के साथ और ताकतवर होने का एहसास नशीला था। वो ट्रेनिंग में पूरी तरह खो गया था और उसकी नींद तब खुली जब सुबह मुर्गे की बांग गूंजी। भूख और कमजोरी महसूस करते हुए वो किचन की तरफ भागा और बचे हुए चावलों का कौरा उठाकर उसे गपागप खा गया। उसे खत्म करने के बाद ही उसका पेट कुछ भरा हुआ महसूस हुआ। हालांकि उसके शरीर में अभी भी भूख का हल्का एहसास बाकी था। ये तेजी से होने वाली ग्रोथ की भूख थी। इस वक्त उसकी भूख भले ही जेंटलमैन सॉर्ड के लेवल तक ना पहुंची हो, लेकिन उनके बीच का अंतर काफी कम हो गया था। वो पिछली रात के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा था। सच कहूं तो एक ही रात में इतना बड़ा बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं था। अपना स्टेटस पैनल चेक करने पर उसने देखा कि उसकी बजीक्वान मास्टरी 62% तक पहुंच गई थी। ये बहुत तेज था। इस रफ्तार से वो जल्द ही अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। आज वो वाकई ब्राइट रेल्म में कदम रखेगा और एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट बन जाएगा। फिर भी किस्मत बदल देने वाला टूर्नामेंट अभी 29 दिन दूर था। कल कहे गए जेंटलमैन सॉर्ड के वो बेरुखी भरे शब्द उसके कानों में फिर से गूंजने लगे। उन पलों को याद करते ही उसके अंदर गुस्से और नफरत की एक लहर दौड़ गई। 29 दिनों में उसका इरादा पूरे जिनमैन के सामने जेंटलमैन सॉर्ड को कुचलने का था। तभी छोटे से लिविंग रूम से हंसने की आवाजें आईं। उसने उन आवाज़ों को तुरंत पहचान लिया। वो उसकी पुरानी पड़ोसी आंटी उषा और उनकी बेटी जियांग पिंग थी। थोड़ी देर सुनने के बाद उसे सारी बात समझ आ गई। पता चला कि जियांग टिंग का सिलेक्शन जिनमेन विमेंस नॉर्मल कॉलेज में हो गया है और वो विदेश से वापस आई है और बस हाल चाल लेने रुकी थी। विमेंस नॉर्मल कॉलेज अमीरों और ऊंचे लोगों की जगह थी जहां की औरतें आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर थीं। अपने पिता की बातों से साफ लग रहा था कि वो उसके और जियांग टिंग के बीच रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ी उम्मीद थी। उनकी पढ़ाई और बैकग्राउंड में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन एक पिता की नजरों में उसका बेटा हमेशा सबसे काबिल होता है। आंटी वो उसे थोड़ी देर बात करने के बाद उसके पिता ने कमरे से बाहर जाने का एक बहाना ढूंढ लिया। वो उसकी तरफ मुड़ी, उसे 9 साल के बच्चे के तौर पर याद करते हुए। उन्होंने कहा कि उसका मौजूदा आरा उसे मार्शल आर्ट्स का एक खिलाड़ी दिखाता है। उन्होंने पूछा कि क्या वो अभी तक ब्राइट रेल्म तक पहुंचा है, जो कि मार्शल आर्ट्स के 4 मशहूर स्टेजेस में से एक है: ब्राइट, हिडन, ट्रांसफॉर्म्ड और डिवाइन। जिनमन जैसी जगह पर सिर्फ ब्राइट रेल्म तक पहुंचना ही एक असली मास्टर कहलाने के लिए काफी था। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में ब्राइट रेल्म तक पहुंचना दुर्लभ है, शायद हजारों में एक, जबकि हिडन रेल्म तो बस कुछ गिने चुने लोगों के लिए ही है। उसने माना कि वो ब्राइट रेल्म से भी थोड़ा दूर है, लेकिन वो तेजी से वहां पहुंच रहा है। सच कहूं तो उसकी तरक्की पहले से ही शानदार थी। जब उसने कबूल किया कि वो अभी वहां नहीं पहुंचा है, तो जान पिंग की आंखों की चमक तुरंत फीकी पड़ गई। माहौल एकदम ठंडा हो गया। वो निराश दिखी और उसने गौर किया कि ब्राइट रेल्म तक पहुंचने के लिए 4 स्टेप्स पार करने होते हैं: ग्राउंडिंग स्ट्रेंथ, मास्टरिंग द वेस्ट, चैनलिंग थ्रू द स्पाइन और आखिरकार एग्जीक्यूशन थ्रू द हैंड्स। उसे लगा था कि अपनी उम्र के हिसाब से वो कम से कम चौथे स्टेप तक तो पहुंच ही गया होगा। जब उसने जवाब दिया कि उसने सिर्फ दूसरा स्टेप ही मास्टर किया है, तो जियांग टिंग एक अजीब सी चुप्पी में डूब गई। गहराई में वो हमेशा से ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट की तारीफ करती थी और एक ऐसा पार्टनर चाहती थी जो उसे सुरक्षा दे सके। ये वो इंसान नहीं था। शुरुआत में उसके शांत और आत्मविश्वासी ऑरा ने उसे धोखा दे दिया था। उसे अंदाज नहीं था कि उसका असली रैंक इतना कम है। उसके हिसाब से 19 साल की उम्र में सिर्फ दूसरे स्टेप पे होने का मतलब था कि वो शायद 30 की उम्र तक भी ब्राइट रेल्म तक ना पहुंच पाए। जियांग टिंग ने वहीं तय कर लिया कि उसके पिता की रिश्ता जोड़ने की कोशिश बेकार है। उसके मन में अब वो दोनों एक ही लेवल पर नहीं थे। कुछ और मिनटों की मजबूरी वाली बातचीत के बाद जियांग टिंग खड़ी हो गई। उसने काफी देख लिया था और अब वो जाना चाहती थी। एक औपचारिक लेकिन रुखी विदाई के साथ वो उसके घर से चली गई और इस तरह वो छोटी सी मुलाकात खत्म हो गई। अपनी ट्रेनिंग पर वापस लौटते हुए बजकुन के प्रति उसकी समझ हर घंटे गहरी होती गई। कुछ ही समय में उसकी वो अकड़ी हुई स्पाइन बहुत लचीली हो गई। उसने तय किया कि अब अपनी प्रोग्रेस का टेस्ट लेने का वक्त आ गया है। इस बार हमला करते समय उसने सिर्फ अपनी कमर और पैरों का ही इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपनी पीठ को भी शामिल किया।
उसकी स्पाइन एक विशाल ड्रैगन की तरह मुड़ी और पैरों की विस्फोटक ताकत को ऊपर भेजने के लिए तालमेल के साथ खिंची। ताकत उसकी कमर से होती हुई एक गूंजती हुई आवाज के साथ उसके ऊपरी शरीर तक गई। सैंडबैग पर मुक्के का निशान काफी गहरा हो गया था। उसकी बाजुकान मास्टरी 85% तक पहुंच गई थी। उसे एहसास हुआ कि उसने अब पहले 3 स्टेप्स मास्टर कर लिए हैं, फुटवर्क, वेस्ट लेग यूनिटी और स्पाइनल कंडक्शन। अब बस आखिरी स्टेप था, एग्जीक्यूशन थ्रू द हैंड्स, ताकि वो आधिकारिक तौर पर ब्राइट रेल में कदम रख सके। वो बस पहुंच ही वाला था। अब तक दोपहर ढल रही थी। वो कुछ खाने के लिए किचन में बंस गर्म करने गया। जब वो लिविंग रूम से गुजरा तो उसने अपने पिता और आंटी वू को बात करते सुना। ऐसा लगा कि बातचीत का मुद्दा अभी भी वही था। आंटी वू ने बताया कि उन्होंने डोजो में पूछताछ की थी, जहां पता चला कि होंग को पहले ही निकाला जा चुका है। उससे पहले वो एक ऑफिशियल डिसाइपल भी नहीं बन पाया था। उसने अपना समय सिर्फ एक अप्रेंटिस के तौर पर बिताया था, जहां कोई भी इंस्ट्रक्टर उसे सिखाने को तैयार नहीं था। उसके पिता की आवाज काफी देर तक शांत रही। उन्होंने माना कि जब ए होंग ने शुरू में उनसे कहा था कि वो डोजो में अच्छा कर रहा है और एक फॉर्मल डिसाइपल बन गया है, तो उन्हें तभी पता चल गया था कि वो उनसे झूठ बोल रहा है। उन्हें बखूबी पता था कि वो बरसों से दिखावा कर रहा है, जबकि डोजो में उसकी जिंदगी असल में बहुत मुश्किल थी। वो उस इंस्ट्रक्टर को जानते थे जिसे वो फॉलो करता था, जिसे जेंटलमैन सोर्ड के नाम से जाना जाता है, और वो हर साल उसे पैसे भेजते थे और उस आदमी से गुजारिश करते थे कि वो ए होंग का ख्याल रखे, या कम से कम ये पक्का करे कि उसे बहुत ज्यादा परेशान न किया जाए। आंटी वू ने आ भरी और पिता की दयालुता को सराहा, लेकिन उन्होंने याद दिलाया कि यह नाटक हमेशा नहीं चल सकता। 1 महीने में गरीब तबके के लोग मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करने का हक खो देंगे। अहोंग अब बच्चा नहीं रहा और वो तब तक इस नाटक में साथ नहीं दे सकते जब तक वो आखिरकार अपना सपना छोड़ ना दे। लेकिन जैसा कि उसके पिता ने कहा, मार्शल आर्ट्स ही वो एक चीज थी जिससे उसे बचपन से प्यार था। उन्हें अपनी नाकामयाबी का बोझ महसूस हुआ, क्योंकि वो बस एक मजदूर थे जिनके पास उसे एक सही मास्टर दिलाने के लिए कोई रसूख नहीं था। उनकी आवाज भर्रा गई जब उन्होंने कबूल किया कि वो सिर्फ उसके नाटक में अपना हिस्सा निभा सकते थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने उसके लिए एक कैरेज फर्म में नौकरी ढूंढ ली है, जब वो आखिरकार आगे बढ़ने का फैसला करेगा। अपने पिता की आवाज को धीमा होते सुनकर उसे भावनाओं का एक गहरा एहसास हुआ। वो चुपचाप मुड़ा और अपने उस तंग ट्रेनिंग रूम में वापस आ गया। वो अब ब्राइट रेम से बस एक आखिरी कदम दूर था। वो टोटल सेल्फलेसनेस की स्टेट में चला गया। उसका माइंड एकदम क्लियर और एम्प्टी हो गया, जैसे जैसे वो सिंगुलर फोकस के साथ एक के बाद एक पंच मार रहा था। हर स्ट्राइक सैंडबैग पर एक गहरा निशान छोड़ रही थी। इससे पहले कि पहला निशान ठीक हो पाता, दूसरा ब्लो ठीक उसी जगह पर था, जिससे मुक्के का निशान और गहरा होता जाता। 1 इंच, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। निशान गहरे और गहरे होते गए और अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आए। वह जैसे किसी जुनून में था, और इस मेडिटेटिव स्टेट में उसकी आर्ट की मास्टरी तेजी से बढ़ने लगी। उसकी बजिक्वान प्रोग्रेस 98% तक पहुंच गई। वह बिल्कुल किनारे पर था, 99%, और तभी उसके अंदर एक स्पार्क जगी और बजिक्वान की वो यूनिक एक्सप्लोसिव पावर उसकी रगों में दौड़ने लगी। वो पावर एक सिंगल शार्प लाइन में सिमट गई और एक पॉइंट पर फोकस होकर उसके मुक्के से बाहर निकली। सैंडबैग उसे झेल नहीं पाया और धूल और मलबे के बादल में फट गया। हम देखते हैं कि वह आखिरकार ब्राइट रेलम में पहुंच गया है, 100% मास्टरी के साथ। इस पल से वह एक ट्रू मार्शल आर्टिस्ट बन गया था। 10 साल के स्ट्रगल के बाद उसने आखिरकार रोशनी में कदम रखा था। उसे लिबरेशन का एक गहरा एहसास हुआ, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। अपना ट्रेनिंग रूम साफ करने के बाद वह अपोथेकरी गया। उसने 24 एक्सटर्नल प्लास्टर्स और इंटरनल मेडिसिन के 2 जार्स खरीदे, जो सच कहूं तो किसी भी आम इंसान के लिए 2 साल की सप्लाई थी। कुल बिल 100 सिल्वर युआन आया, जो लगभग उसके पिता की पूरी साल की सैलरी थी। एक मामूली सर्वेंट होने के नाते उसके पास इतने पैसे नहीं थे। उसके पास अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी माँ का दिया हुआ जेड ब्रेसलेट कर्ज के लिए कोलैटरल के तौर पर रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने वादा किया कि वह 1 महीने के अंदर मेडिसिन की कॉस्ट और इंटरेस्ट चुका देगा, ताकि वह ब्रेसलेट वापस घर ले जा सके। शुरू में उसे लगा कि इस नई पावर में ट्रांजिशन उतना स्मूथ नहीं था जितनी उसने उम्मीद की थी। उसने थोड़ी हेजिटेशन के साथ अपनी प्रैक्टिस शुरू की और अपनी इस नई स्ट्रेंथन बॉडी की लिमिट्स को टेस्ट किया। उसकी टेक्निक अभी परफेक्ट नहीं थी। करीब 20 अटेम्प्ट्स के बाद वो गलती से एक सिंगल ब्राइट रेलम स्ट्राइक मार पाया, लेकिन 2 घंटों के बाद उसे अपनी रिदम मिलने लगी। अब उसकी हर कुछ स्ट्राइक्स में से एक में वह डेवस्टेटिंग कॉन्सेंट्रेटेड पावर थी। ज्यादातर लोग इस इंट्रोडक्टरी स्टेज को मास्टर करने में महीनों लगा देते हैं, फिर भी वो एक ही दोपहर में इससे मजे से गुजर रहा था। यहाँ तक कि लेजेंडरी जेंटलमैन स्वॉर्ड, जो कभी किसी दूर के देवता जैसा लगता था, अब कोई ऐसा था जिसे पकड़ने की वो उम्मीद कर सकता था। उनके बीच का गैप काफी कम हो गया था। हम देख सकते हैं कि हर गुजरते सेकंड के साथ ये डिस्टेंस सिमट रहा था। तब से वह अपना हर पल जंगलों में बिताने लगा, अपनी फॉर्म्स की प्रैक्टिस करता, अपनी मेडिसिन इस्तेमाल करता और पास के कुएं से पानी पीता। जब भी भूख से उसका पेट गुड़गुड़ाता, वह उस बेचैनी को नजरअंदाज कर देता।
उसे खाने से ज्यादा प्रोग्रेस की भूख थी और उसका पूरा ध्यान पेड़ों पर पड़ने वाले अपने मुक्कों की रिदमिक आवाज पर था। वे भारी और गूंजती आवाजें जंगल में भर गईं क्योंकि उसने अपनी पूरी जान ट्रेनिंग में झोंक दी थी, पसीने में तरबतर, लेकिन कभी न रुकते हुए। उसने खुद को तब तक पुश किया जब तक उसकी प्रोग्रेस 135% नहीं पहुंच गई। वह सिर्फ अपना वाटर स्किन पकड़ने और कुछ घूंट ठंडा पानी पीने के लिए रुका। यंग मैम, तुम्हारा मास्टर कौन है? तुम पहले ही ब्राइट रेल में एंटर कर चुके हो। जंगल की खामोशी को चीरते हुए अचानक एक आवाज आई। वे अभी भी तुमसे बेसिक रूटीन्स की प्रैक्टिस क्यों करवा रहे हैं? हम उसे आवाज की तरफ सिर घुमाते हुए देखते हैं। वह इस इंटरप्शन को लेकर क्यूरियस था। वहां एक लॉन्ग रोब में मिडिल एज्ड आदमी खड़ा था और उसके पीछे वाइट ट्रेनिंग गियर में एक यंग वुमन थी। ये दो चेहरे थे जिन्हें वह असल में पहचानता था। ब्राइट रेल मास्टर करने से पहले उसने उन्हें कभी कभी यहाँ देखा था, शायद हर 10 ट्रेनिंग सेशंस में से 2 या 3 बार। तब उस आदमी और औरत ने उसे एक नज़र भी नहीं देखा था और उसने भी किसी बेकार के कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए जानबूझकर दूरी बना रखी थी। ऐसा लगता है कि अब ब्राइट रेल मास्टर करने के बाद ही उसने नोटिस किए जाने का हक कमाया है। मेरा कोई मास्टर नहीं है, उसने जवाब दिया। मैं बस खुद से प्रैक्टिस करता हूँ, कोई मास्टर नहीं। उस आदमी की आंखों में हैरानी की एक झलक आई, जिसके बाद अचानक रियलाइजेशन का भाव आया, जैसे अब चीजें समझ में आ रही हो। तभी मैं कहूं कि तुमने ब्राइट रेल में अपनी पावर को क्लियरली कंसोलिडेट कर लिया है, फिर भी तुम सबसे बेसिक फिस्ट टेक्निक्स की प्रैक्टिस में अटके हुए हो। क्या तुमने बाजिकवान की 6 ग्रैंड ओपनिंग शुरू नहीं की? द 6 ग्रैंड ओपनिंग्स? सच कहूं तो उसने पहले कभी ये नाम सुना भी नहीं था। वह मिडिल एज आदमी अच्छे मूड में लग रहा था, मुस्कुराते हुए समझा रहा था कि ये ओपनिंग्स बाजिकवान स्ट्रक्चर का कोड है। इन्हें 6 अलग अलग मूवमेंट्स में बांटा गया है, लेकिन बिना किसी शक के इनमें सबसे भयंकर एपेक्स पावर है, यानी हार्ट पियर्सिंग स्ट्राइक। हार्ट पियर्सिंग एल्बो हड्डियां चकनाचूर करने के लिए मशहूर है। बहुत कम लोग इसे सीधे तौर पर रोकने की हिम्मत करेंगे। आओ, उस आदमी ने कहा, अपने हाथ मुझ पर रखो, महसूस करो कि पावर मेरी बॉडी में कैसे फ्लो करती है। उस आदमी ने उसे सीधे उन जॉइंट्स पर हाथ रखने का इशारा किया जहां से पावर ओरिजिनेट होती है, ये जानते हुए कि वह आदमी उसकी टेक्निक गाइड करना चाहता है। वो हिचकिचाया नहीं और न ही शर्माया। उसने बस उसे थैंक यू कहा और मूवमेंट महसूस करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उस आदमी ने अपना स्टांस टाइट किया, उसके नीचे की जमीन थोड़ी कांपी और जहां उसका पैर पड़ा था वहां एक गहरा निशान बन गया। अचानक पावर की एक भयंकर लहर उठी, जैसे जमीन से कोई ड्रैगन जाग रहा हो, जो उसके हिप्स और स्पाइन के ट्विस्ट से ऊपर की ओर बढ़ी। वह एनर्जी उसके राइट आर्म में सिमट गई और जैसे ही उसने एक पुराने पेड़ पर एक शार्प क्रैक के साथ अपनी एल्बो मारी, वह बाहर की तरफ एक्सप्लोड हुई। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि जहां स्ट्राइक लगी थी वहां का तना अंदर धंस गया और उसकी छाल बिखर गई। इनक्रेडिबल, वह धीरे से बोले बिना नहीं रह सका। वह 2 दिन से इसी सख्त पेड़ पर वार कर रहा था, पर एक निशान तक नहीं पड़ा था। फिर भी इस आदमी की एल्बो के वार से वह तुरंत पिचक गया। अगर वह स्ट्राइक किसी आम इंसान पर लगती तो वह जानलेवा होती। टेक्निक को कई बार डेमोन्स्ट्रेट करने के बाद वह मिडिल एज्ड आदमी आखिरकार पीछे हटा। उसने हमारे प्रोटैगनिस्ट के लिए जगह बनाई और उसे खुद ट्राई करने के लिए इन्वाइट किया। उसने अभी अभी महसूस किए गए एनर्जी फ्लो को याद करते हुए अपना स्टांस तैयार किया। उसने अपनी वेस्ट ट्विस्ट की, अपना हाथ उठाया और प्रिसिशन के साथ अपनी एल्बो आगे बढ़ाई। हम देखते हैं कि उसकी बाजिकवान प्रोग्रेस तुरंत 135% से 136% पर जंप कर जाती है। उसकी आंखें चमक उठीं। एक असली पावर डिलीवरी टेक्निक सीखने के बाद एक सिंगल स्ट्राइक ही उसे एक पूरा पॉइंट एक्सपीरियंस देने के लिए काफ़ी थी। उसे खुशी की एक लहर महसूस हुई। अब यह साफ था कि उसकी प्रोग्रेस मार्शल आर्ट की उसकी एक्चुअल मास्टरी को दिखाती है। हालांकि वह आखिरकार ट्रायल एंड एरर से इन सीक्रेट्स को समझ ही जाता, लेकिन इसमें उसका बहुत ज्यादा समय और मेहनत लगती। अपने पूर्वजों के कंधों पर खड़े होकर वह इस गेसवर्क को छोड़कर सीधे एक्चुअल ट्रेनिंग पर जा सकता था। जाहिर है उसकी प्रोग्रेस तेज हो जाएगी। पास ही उस यंग वुमन ने अपने मास्टर से पूछा कि लड़के को हार्ट पियर्सिंग एल्बो मास्टर करने में कितना समय लगेगा। उसने सोचा कि क्या इसमें 1 या 2 महीने लगेंगे। आदमी ने हालांकि बस जवाब दिया कि वह नहीं जानता, क्योंकि वे कोई करीबी नहीं थे। उसने बस अपनी मर्जी से ये किया था। अपने वाटर स्किन से कैजुअल घूंट लेते हुए वह आदमी उस अंदाज में बोला जिसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई थे। अगर इस यंग मैन ने इतनी कम उम्र में ब्राइट रेल मास्टर नहीं किया होता तो वह उसे दूसरी बार देखने लायक भी नहीं समझता। बाजिकवान की सबसे मशहूर किलिंग मूव्स में से एक होने के नाते हार्ट पियर्सिंग एल्बो को मास्टर करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि इसमें पावर डिलीवरी में एब्सोल्यूट प्रिसिशन चाहिए होती है। फ्लूइडिटी की रिक्वायरमेंट्स बहुत एक्सट्रीम है। शुरुआत में एक छोटी सी गलती आखिर में एक बड़ी फेलियर बन जाती है। कई प्रैक्टिशनर्स अपना रास्ता भटक जाते हैं। किसी मास्टर की गाइडेंस के बिना कोई शायद उन हिडन फ्लॉज को कभी ठीक ना कर पाए। उस आदमी की नज़रों में इसे 1 महीने के भीतर मास्टर करना प्रभावशाली होता। उसने फैसला किया कि अब जाने का समय है और कुछ दिनों में वापस आने का प्लान बनाया। उसने अपना वाटर स्किन वापस बेल्ट पर लटकाया और मुड़ गया। वह आराम से जंगल के किनारे की ओर चल दिया, ये मानकर कि 3 या 4 दिनों में वह यंग मैन अभी भी रिदम ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहा होगा। अगर लड़के ने सही एटीट्यूड दिखाया और तब मदद मांगी तो उस आदमी को कुछ और पॉइंटर्स देने में कोई ऐतराज नहीं होगा।
सच कहूं तो वो काफी दरियादिल था। वह यंग वुमन हंसी और पूछा कि भला कुछ दिनों में देखने लायक क्या होगा। उनके सीनियर डिसाइपल जो एक ट्रू जीनियस है, उन्हें पूरे 10 दिन लगे थे। उसे शक था कि ये अजनबी उनके बेस्ट से बेहतर हो सकता है। उसके मास्टर ने उससे कहा कि अपनी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई ना रखे। उसने उसे याद दिलाया कि उनका सीनियर डिसाइपल एक रेयर टैलेंट है जो खुद मास्टर की जवानी के हुनर से बस थोड़ा ही कम है। उस मिडिल एज्ड आदमी के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन के भाव आए। उसका टॉप डिसाइपल अपने साथियों के बीच एक चमकता सितारा था जिसने सिर्फ 10 दिनों में टेक्निक मास्टर कर ली थी। ये कारनामा खुद मास्टर की जवानी की लेजेंडरी 3 दिन की मास्टरी के बाद दूसरे नंबर पे था। उस यंग वुमन ने जिज्ञासा से पूछा कि उन्हें असल में कितना समय लगा था। वह जवाब देने ही वाला था कि अचानक इम्पैक्ट की एक तेज एक्सप्लोसिव आवाज ने उनकी बातचीत को काट दिया। उस आदमी और यंग वुमन दोनों ने इंस्टिंक्टिव होकर अपना सिर घुमाया। हमारे प्रोटैगनिस्ट की ओर देखते ही उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस धीरे धीरे जम गए। उनके सामने उसी पुराने पेड़ पर कोहनी का एक साफ गहरा निशान बन गया था। उसने सिर्फ उतनी देर में टेक्निक मास्टर कर ली थी जितनी देर में कुछ शब्द कहे जाते हैं। यहां तक कि ली शुक्शिंग जैसे ग्रैंड मास्टर के लिए भी, जिन्हें दुनिया भर में गॉड स्पीयर के नाम से जाना जाता था, यह पल रियलिटी पर सवाल उठाने के लिए काफी था। वो यंग वुमन दोबारा पूछे बिना नहीं रह सकी। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी कि उन्हें उसी मूव को मास्टर करने में कितना समय लगा था। ली शुक्शिंग एक पल के लिए खामोश रहे और शांत बेपरवाह चेहरे के साथ आसमान की ओर देखने लगे। उन्होंने रिमार्क किया कि लड़का लगभग उतना ही तेज था जितने वह खुद थे। उस यंग वुमन ने उन्हें पूरी तरह शक की निगाह से देखा। उसी पल उसने अपने मास्टर को मुस्कुराते हुए और हो युहाओं की ओर बढ़ते हुए देखा। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया जब उसे उनके इरादे समझ आए। उसने जल्दी से पूछा कि क्या वो सच में लड़के को डिसाइपल बनाने का प्लान कर रहे हैं। ली शुक्शिंग हंसे और पूछा कि क्या उसे लगता है कि यह यंग मैन उसका जूनियर ब्रदर बनने के लायक प्रतिभाशाली नहीं है। उसने जोर देकर कहा कि बात यह नहीं है। उसने उन्हें याद दिलाया कि जिनमेन मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन ने सख्त नियम बनाए हैं जो डोजोस को हम्बल बर्थ वाले लोगों को रिक्रूट करने से मना करते हैं। उन नियमों को तोड़ने का मतलब बाकी सभी स्कूल्स के गुस्से को दावत देना होगा। लेकिन युआन होंग को देखते हुए शू शिंग की आंखें बेकाबू तारीफ से भरी थीं। उन्होंने डिक्लेयर किया कि ऐसे रेयर टैलेंट को तुच्छ भेदभाव की वजह से रोका नहीं जाना चाहिए और वे एसोसिएशन का प्रेशर खुद झेल लेंगे। वे यंग वुमन चुप हो गई, ये जानते हुए कि वह अपने मास्टर का मन नहीं बदल सकती। वो बस मन ही मन आ भर सकी, ये सोचते हुए कि क्या ये रिस्क सच में उठाने लायक था। तब तक ली शुशिंग युआन होंग के पास पहुंच चुके थे। एक वार्म स्माइल के साथ उन्होंने यंग मैन से कहा कि उसका टैलेंट एक्सेप्टेबल है। फिर उन्होंने पूछा कि क्या युआन होंग को उनके सेट में शामिल होने में कोई इंटरेस्ट है। गॉड स्पीयर ली शुशिंग का नाम सुनते ही युआन होंग का दिल धड़क उठा। यह आदमी एक जीता जागता लेजेंड था, मुक्के और भाले स्पीयर दोनों का मास्टर जिसने कभी हार नहीं चखी थी। सच कहूं तो ये जीवन में एक बार मिलने वाली अपॉर्चुनिटी थी। अगर वह शुशिंग के साथ जुड़ गया तो आने वाले टूर्नामेंट में जेंटलमैन सॉर्ड को हराने के उसके चांसेस मामूली 20% से बढ़कर लगभग पक्के हो जाएंगे। इसके अलावा उस जीनस बेटे की इमेज जो उसके पिता ने कभी गढ़ी थी आखिरकार हकीकत बन जाएगी। उसके पिता को यकीनन गर्व होगा। अब सिर उठाकर जीने का समय था। युआन होंग ने अपने नए मास्टर के सामने झुककर सलाम किया। उसने एक पल के लिए भी उस आदमी की आइडेंटिटी पर शक नहीं किया। आखिरी इंसान जिसने ली शोशिंग बनने का नाटक करने की जुर्रत की थी वह पूरी तरह से गायब हो गया था। शोशिंग हंसे और 3 बार गुड शब्द दोहराया। एक सच्ची मुस्कान के साथ उन्होंने डिक्लेयर किया कि अब से युआन होंग उनका 6th डिसाइपल है। फिर उन्होंने उस यंग वुमन का इंट्रोडक्शन फैंग यू के रूप में कराया। वह जिन मैन के सबसे अमीर आदमी की बेटी थी और शू शिंग ने मजाक में लड़के से कहा कि अगर उसे कभी पैसों की जरूरत हो तो उसी से मांग ले। युआन होंग अपनी नई सीनियर सिस्टर को रीड करने के लिए आगे बढ़ा। फांग यू को थोड़ा बेबस महसूस हुआ, लेकिन चूंकि उसके मास्टर ने फैसला कर लिया था उसने इसे स्वीकार कर लिया। ये महसूस करते हुए कि वो अपना पर्स नहीं लाई है, उसने अपना जेड ब्रेसलेट उतारा और उसे वेलकमिंग गिफ्ट के तौर पर दे दिया। हाँ, काफी कीमती तोहफा। युआन होंग ने इसे शालीनता से स्वीकार किया। उन्हें थैंक यू कहने के बाद वो दोबारा शू शिंग की तरफ मुड़ा और बताया कि टेक्निकली वो अभी भी वान जियन डोजो में रजिस्टर्ड है। उसे अपने स्टेटस के बारे में पता नहीं था क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उसे उनकी तरफ से कोई फॉर्मल डिसमिसल लेटर नहीं मिला था। हकीकत में जेंटलमैन सोर्ड ने उसे दोबारा याद तक नहीं किया था, यहां तक कि उसे रिकॉर्ड से हटाने का बेसिक पेपर वर्क भी छोड़ दिया था। शू शिंग ने इसे एक मामूली बात बताकर टाल दिया और ताली बजाई। अचानक पास के पेड़ों के साए से एक बुजुर्ग आदमी निकल कर आया। वह बिना किसी आहट के चला, बिल्कुल एक गोस्ट की तरह। ये ओल्ड सू थे, एक वफादार अटेंडेंट जो दशकों से शुशिंग के साथ थे। शुशिंग ने ओल्ड सू को इंस्ट्रक्शन दिया कि वो लड़के को वेंजियन डोजो ले जाएं ताकि उसकी ऑफिशियल फाइल्स वापस ली जा सके। युआन होंग ने एक बार फिर अपने मास्टर को थैंक यू कहा। जल्द ही हम उन्हें एक रिक्शा में बैठते हुए देखते हैं, उस जगह की ओर जाते हुए जहां युआन होंग ने अपनी जिंदगी के पिछले 10 साल बिताए थे। 15 मिनट्स बाद वे वेंजियन डोजो के उन जाने पहचाने हॉल्स के अंदर पहुंचे। गॉड स्पीयर डोजो से किसी हाई रैंकिंग ऑफिशियल का आना एक बहुत बड़ी बात थी जिससे सबका ध्यान उनकी तरफ खिंचा चलाया।
हालांकि जैसे ही ओल्ड सू की नज़र कमरे के चारों ओर घूमी, वहां मौजूद डिसाइपल्स और गार्ड्स जैसे हिप्नोटाइज हो गए और खुद ब खुद रास्ता देने के लिए पीछे हट गए। ऐसा लग रहा था जैसे उन पर कोई अजीब सा खामोश स्पेल चल गया हो। बिना किसी इंटरफेरेंस के वे दोनों रिकॉर्ड्स ऑफिस पहुंच गए और ज़रूरी आइडेंटिटी फाइल्स कलेक्ट कर ली। लेकिन जब वे बाहर निकल रहे थे, तभी पास में खड़े किसी शख्स ने युआन होंग को पहचान लिया। उन्होंने उसकी तरफ इशारा किया और पूछा कि क्या ये वही कोर्टयार्ड वाला अप्रेंटिस नहीं है जिसका नाम होंग था। उस ऑब्जर्वर ने तुरंत जेंटलमैन सॉर्ड को बताया कि युआन होंग के साथ जो आदमी है वो प्रेस्टिजियस गॉड स्पेयर डोजो से लग रहा है। जेंटलमैन सॉर्ड की नज़र युआन होंग पर तो बस एक पल के लिए रुकी और फिर सीधे उस आदमी पर जा टिकी जिसने गॉड स्पेयर की यूनिफॉर्म पहनी थी। जेंटलमैन सोर्ड ने ओल्ड सू की यूनिफॉर्म पर फोकस किया और ये मान लिया कि युआन होंग बस एक सोशल क्लाइंबर है जिसने डोजो से निकाले जाने के बाद कोई नया मास्टर ढूंढ लिया है। पास खड़े किसी आदमी ने हंसते हुए कहा कि यहाँ देखने लायक कुछ खास नहीं है, और जैसे ही युआन होंग ने अपना पेपर वर्क खत्म किया, जेंटलमैन सोर्ड ने वहां से नजर हटा ली। इसी के साथ उसका नाम वेंजिन डोजो के रिकॉर्ड से ऑफिशियली हटा दिया गया। वो अब सिर्फ एक मामूली अप्रेंटिस वाली अपनी पुरानी जिंदगी से बंधा नहीं था। ओल्ड सू ने गौर किया कि काफी देर हो रही है और सक्सेसर को वापस छोड़ने का ऑफर दिया। युआन होंग ने उन्हें उनकी परेशानी के लिए बड़ी ही तमीज से शुक्रिया कहा। सक्सेसर का टाइटल सुनते ही जेंटलमैन सॉर्ड के कदम वहीं रुक गए। वो अचानक मुड़ा और पल भर के लिए उसका आपा खो गया। उसने उस बूढ़े अटेंडेंट और उस लड़के को देखा जिसे उसने अब तक इग्नोर किया था। उसके चेहरे पर साफ हैरानी दिख रही थी। गॉड स्पीयर डोजो का सिर्फ एक ही मास्टर था, ली शुशिन। सक्सेसर कहलाने का मतलब सिर्फ एक ही था, डायरेक्ट डिसाइपल होना, पर यह नामुमकिन लग रहा था। जेंटलमैन सॉर्ड उन्हें पूरी तरह यकीन न करते हुए देखता रहा। उसका दिमाग ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये कैसे हुआ। आखिर इतना टैलेंट होने के बावजूद वो बरसों पहले ली शुशिन का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींच पाया था, तो फिर इस मामूली लड़के ने ये कैसे कर लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आम आदमी अचानक शुशिन का डिसाइपल कैसे बन गया। आखिर शुशिन के स्टैंडर्ड्स लेजेंडरी थे। उसने खुद को समझाया कि ये नामुमकिन है। उसके खुद के टैलेंट से भी बड़ा टैलेंट। ये बात उसके गले नहीं उतर रही थी। उसने युआन होंग को घूरा जैसे वो उससे जवाब मांगना चाहता हो, लेकिन एक शांत और बेपरवाह मास्टर वाली उसकी पब्लिक इमेज ने उसे रोक लिया। इसके बजाय उसने इस मामले की गहराई से जांच करने के लिए अपनी फैमिली के इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करने का फैसला किया। वो सच जानना चाहता था। कुछ ही देर बाद हम ओल्ड सू और युआन होंग को अपनी ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन पूरी करने के लिए वापस गॉड स्पीयर डोजो पहुंचते हुए देखते हैं। उस बड़े से ट्रेनिंग हॉल में घुसते ही युआन होंग फिर से ली शुशिन से मिला। उसका नया मास्टर उसी का इंतजार कर रहा था। लड़के के सीधे खड़े रहने के अंदाज को देखकर शुशिन ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और उसकी तरफ लोहे का एक छोटा सा टोकन उछाला। वो एक मेडिकल पास था। उसने युआन होंग से कहा कि वो इसे हुयांग क्लिनिक में अपनी ज़रूरतों की दवाइयों के लिए इस्तेमाल करे, और मुस्कुराते हुए कहा कि उसका सारा खर्च उसकी सीनियर सिस्टर उठाएगी। टोकन हाथ में लेते ही युआन होंग की आंखें चमक उठीं। सच कहूं तो अपनी ट्रेनिंग के स्टेज पर उसे इसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी। ब्राइट मिरर स्टेज पर पहुंचने के बाद उसकी पुरानी दुकान से खरीदी हुई दवाइयां उसके शरीर के तेजी से हो रहे बदलाव को संभालने के लिए काफी नहीं थी। उसे जिन हाई ग्रेड ऑइंटमेंट्स की जरूरत थी वो इतने महंगे थे कि वो उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए अब तक उसे घटिया सामान से ही काम चलाना पड़ रहा था। अपने मास्टर से मिले मेडिकल पास के साथ अब उसे ब्राइट मिरर स्टेज के दौरान अपने शरीर के थकने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही थी। शुशिन ने फैसला किया कि उसे सेक्ट की असली टेक्निक्स सिखाने के लिए आज से अच्छा दिन और कोई नहीं हो सकता। उसने समझाया कि उसकी प्रैक्टिस को ग्रेट स्पीयर के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है, और इसी के साथ शुशिन ने वेपन रैक से एक वाइट वैक्स स्पीयर उठा ली। इंटरनल एसेंस के बारे में विस्तार से समझाने के बाद शुशिन ने अचानक एक हल्की सी आवाज निकाली और अपना दायां पैर जोर से जमीन पर पकड़ा। उसके हाथ की वाइट वैक्स स्पीयर बिजली की फुर्ती से बाहर निकली। एक हल्की और साफ आवाज के साथ भाले की नोक दीवार पर लटके चावल पेपर के ढेर में सीधे जा घुसी और फिर एक ही झटके में बाहर आ गई। जब शुशिन ने आखिरकार हथियार नीचे किया तो युआन होंग ने ध्यान से उस फटे हुए कागज को देखा। उसे हैरानी हुई कि भले ही चावल पेपर की 10 लेयर्स थीं, पर उन सब पर सिर्फ एक ही बिल्कुल साफ कट लगा था। ये ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था जैसे इसे किसी भारी भाले से छेदा गया हो, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी मास्टर के ब्लेड से तराशा गया हो। इस तरह के कारनामे के लिए जिस लेवल के कंट्रोल की जरूरत थी वो वाकई डरावना था। उस मूव को कुछ और बार करके दिखाने के बाद शुशिन ने बस युआन होंग को भाला थमाया और अपने हाथ पीछे बांधकर वहां से चला गया। उसकी सीनियर सिस्टर फांग युआन उसे हैरानी से जाते हुए देखती रही। उसे ताज्जुब हुआ कि वो इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं, पर शुशिन ने उससे कहा कि लड़की को अकेले प्रैक्टिस करने दो ताकि वो असली मास्टरी और ऊपरी दिखावे शैलो ट्रिक्स के बीच का फर्क समझ सके। वो चाहता था कि लड़का घंटी ना बने। जब उसने पूछा कि उन्होंने उसे क्या सिखाया है तो उसने बस जवाब दिया, द पियर्सिंग फिंगर। फांग युआन दंग रह गई।
उसे याद आया कि कैसे उनके सबसे बड़े सीनियर ब्रदर ने इस टेक्निक को मास्टर करने के चक्कर में अपना होश खो दिया था और कमरों भर कागज बर्बाद कर दिए थे। उसे यकीन नहीं हुआ कि वो एक नए लड़के को बिना किसी फाउंडेशन के इसे ट्राई करने दे रहे हैं। सुशन ने बस कंधे उचका दिए और कहा कि उसके अपने मास्टर ने भी उसके साथ यही किया था। ये एक नए स्टूडेंट को विनम्र रखने के लिए एक मुश्किल चैलेंज की तरह था। जैसे ही सुशन वहां से गया, उसने बड़े गर्व के साथ अपने बीते हुए कल को याद किया। उसने बिना किसी मदद के सिर्फ 5 दिनों में वाटर रिपल स्ट्राइक को मास्टर कर लिया था और अपने खुद के मास्टर का रिकॉर्ड आधे महीने से तोड़ दिया था। इतने दशकों बाद भी अपने मास्टर के हैरान चेहरे की वो याद सुशन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान ले आई। आखिर उनके लिनिएज की ये पुरानी परंपरा थी कि एक मास्टर अपने नए डिसाइपल की लिमिट्स को शुरू से ही टेस्ट करता है। हॉल में वापस युआन होंग ने भारी भाले को पकड़ा और अपना स्टांस लिया और अपने मास्टर की मूवमेंट्स की नकल करते हुए मजबूती से कदम जमाकर अपनी कमर झुकाई। वो आगे झपटा, लेकिन एक साफ वार के बजाय भाले की नोक ने एक बेतरतीब आवाज के साथ चावल पेपर के ढेर को बस फाड़ दिया। कागज के टुकड़े बर्फ की तरह नीचे गिरने लगे और लगभग सभी फर्श पर बिखर गए। उसकी बाजुकोन ट्रैंक्विलिटी प्रोग्रेस 6% पर थी। फिर भी युआन होंग जरा भी निराश नहीं हुआ। पिछली बार के एहसास को महसूस करने के बाद उसने एक बार फिर भाला चलाया। इस बार हालांकि चावल पेपर अभी भी फटा था, पर नुकसान पिछली कोशिश के मुकाबले काफी कम था। कागज का सिर्फ आधा हिस्सा ही फटा था। उसने जारी रखा और जैसे जैसे वो फोकस करता गया, उसकी बाजुकोन ट्रैंक्विलिटी धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगी। युआन होंग एक पल के लिए सोचने को रुका, अपना पोस्चर ठीक किया और एक और वार किया। पूरी दोपहर वो वहीं रुका रहा। हर थ्रस्ट के साथ वो रुककर उस सेंसेशन को महसूस करता और फिर तुरंत दोबारा हमला करता। उसे हर एक मूवमेंट की बारीकी महसूस हो रही थी। कागज अब टुकड़ों में नहीं गिर रहा था, जिसका मतलब था कि वो आखिरकार अपनी इंटरनल फोर्स को इकट्ठा करना शुरू कर चुका था। वो इस टेक्निक की दहलीज तक पहुंच गया था। थोड़ा चाय पीने और मास्टर द्वारा कमरे में छोड़े गए ट्रैंक्विलिटी स्टेज मेडिसिनल पेस्ट के कुछ निवाले लेने के बाद वो तैयार था। युआन होंग ने एक बार फिर भारी भाला उठाया ताकि वो फिर से जमकर प्रैक्टिस शुरू कर सके। भाले की नोक की सरसराहट हवा में गूंजने लगी। हवा की कटने की और कागज के फटने की तेज आवाजें ट्रेनिंग हॉल में गूंज रही थी। जैसे जैसे शाम नजदीक आई, कुछ बदला। जब युआन होंग ने भाला चलाया तो चावल पेपर पर जहां वार हुआ था, वहां से एक साफ लहर रिपल सी उठी, जैसे तालाब में पत्थर गिरने पर उठती है। वो आखिरकार मास्टरी के एंटर द हॉल लेवल तक पहुंच गया था। उसकी बाजुकोन ट्रैंक्विलिटी प्रोग्रेस काफी ऊपर बढ़ गई थी। उसने खुद से कहा कि टॉप रैंक्ड मार्शल आर्ट्स को मास्टर करना वाकई मुश्किल है। उसे इस बेसिक लेवल तक पहुंचने में ही लगभग पूरी दोपहर लग गई। उसके मन में वो बहुत धीरे चल रहा था। उसे चिंता सताने लगी कि फुल मास्टरी तक पहुंचने में उसे पूरे 2 दिन लग सकते हैं। जाहिर है, ये उसके लिए एक डरावना ख्याल था। उसे डर था कि कहीं उसके मास्टर निराश न हो जाएं और वो सोचने लगा कि सुशिन ने अपनी जवानी में इसे कितनी तेजी से मास्टर किया होगा। उसने फैसला किया कि वो घर जाकर आज रात 6 घंटे और प्रैक्टिस करेगा। वो कल तक कागज की 3 परतों को बिना फाड़े उनमें छेद करना चाहता था। वो अपने मास्टर को निराश करने के ख्याल को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मन ही मन युआन होंग को अचानक एक बहुत तेज जल्दबाजी महसूस हुई। वो सोचने लगा कि उसके मास्टर इतने अनोखे कैसे हो सकते हैं, जो उसके अपने यूनिक टैलेंट से भी ज्यादा तेजी से प्रैक्टिस करते होंगे। उसने खुद से कहा कि उसे और कड़ी मेहनत करनी होगी। जब तक ट्रेनिंग उसकी जान न ले ले, वो खुद को अपनी एब्सोल्यूट लिमिट तक पुश करेगा। अपनी मांसपेशियों के दर्द को इग्नोर करते हुए युआन होंग ने अपनी कमर सीधी की और समय बीतने के साथ एक बार फिर से अभ्यास शुरू किया। इस तरह पूरी तरह खो जाने की हालत में वक्त का पता ही नहीं चला और जब सूरज ढलने लगा, उसकी प्रोग्रेस एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई थी। उसकी बाजुकोन ट्रैंक्विलिटी 600 में से 209 पर थी। इस रफ्तार से तो वो 3 या 4 दिनों में ही फुल मास्टरी हासिल कर लेगा। ये देखकर कि देर हो रही है, युआन होंग ने अपना भाला रखा और अपनी मंथली 100 सिल्वर युआन अलाउंस लेने अकाउंटेंट के पास गया। इतनी बड़ी रकम उसके पिता की साल भर की कड़ी मेहनत की कमाई के बराबर थी, इसलिए उसे लगा कि इसे तुरंत ले लेना ही बेहतर है। पैसे मिलने के बाद उसने एक व्हाइट वैक्स, वुड स्पीयर और चावल पेपर के 6 बड़े ढेर खरीदे और उन्हें घर ले जाने के लिए कई मजदूरों को काम पर रखा। मार्शल आर्ट्स सोना निगल जाती है वाली कहावत अब उसे समझ आई। इन मामूली ट्रेनिंग मटेरियल्स की कीमत वाकई चौंकाने वाली थी। असल में इसमें उसके पिता की आधे साल की सैलरी से भी ज्यादा पैसा खर्च हो गया। जैसे ही उसने मार्शल आर्ट्स हॉल छोड़ा, युआन होंग की नज़र एक जानी पहचानी पीठ पर पड़ी। वो एक पल के लिए जम गया। उसे लगा कि वो शख्स बिल्कुल उसके पिता जैसा दिख रहा था, हालांकि दूरी और बस एक झलक की वजह से यकीन करना मुश्किल था। जब तक वो भीड़ को चीरते हुए बेहतर तरीके से देखने पहुंचा,
वो आदमी लोगों के समंदर में कहीं गायब हो चुका था। उसका कोई नामो निशान नहीं बचा था। उसने खुद से कहा कि उसे जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। आजकल उसके पिता घर कम ही आते थे और रातें भी बाहर किसी अनजान काम में गुजारते थे। गनीमत थी कि हॉल से मिलने वाले 100 युआन के मंथली स्टाइपेंड से अब उसका परिवार बिना किसी चिंता के रह सकता था और उसके पिता को अब इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। इस बीच हम ओल्ड हू को देखते हैं जो बड़ी सावधानी से गॉड स्पेयर हॉल के मैनेजर को अपने रिक्शा की तरफ ले जा रहा है। जब वो अधिकारी बैठ गया तो ओल्ड हू ने दौड़ना शुरू किया। ये मैनेजर किसी गेंद की तरह गोल मटोल था जो काफी भारी सवारी साबित हो रहा था। उस आदमी का वजन 2 लोगों के बराबर था। फिर भी ओल्ड हू को तेजी से और बिना झटकों के खींचना पड़ रहा था, जो कि वाकई थका देने वाला काम था। देखते ही देखते उसकी पतली कमीज पसीने से पूरी तरह भीग गई। मैनेजर, जिसका नाम जीम था, उसने अपने आप में ही हॉल की एक अजीब अफवाह के बारे में बुदबुदाया। जाहिर है एक नया पर्सनल डिसाइपल आया था और मास्टर सू उस लड़के की पहचान गुप्त रख रहे थे। हालांकि वो दिखने में 20 साल से कम का लग रहा था। ओल्ड हू ने मैनेजर की उन बातों को अनसुना करने का नाटक किया और बस अपने काम पर ध्यान दिया। सच कहूं तो उसकी चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। उसे कम पर रखा ही इसलिए गया था क्योंकि वो सुनी हुई बातें कभी दोहराता नहीं था। फिर भी वो अपने दिल में जलन महसूस किए बिना ही रह सका। 20 साल से कम, ये तो उस लड़के को लगभग उसके अपने बेटे युआन होंग की उम्र का बना देगा। उसने सोचा कि वो किस तरह का जीनियस होगा जो इस मुकाम तक पहुंच गया। उसने खुद से कहा कि अगर उसके युआन होंग में उस जीनियस का 10% टैलेंट भी होता तो वो दुनिया का सबसे संतुष्ट पिता होता। ओल्ड हू ने आखिरकार आखिरी बचा हुआ पैसा भी जोड़ लिया था और वो उस गोल मटोल मैनेजर के ख्यालों में खोने का इंतजार करने लगा ताकि अपने बेटे की नौकरी के बारे में पूछ सके। उसने बड़ी सावधानी से पूछा क्योंकि वो पिछले कुछ समय से युआन होंग के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए दिन रात एक कर रहा था। रिक्शा खींचने की दुनिया में एक इनाम सबसे ऊपर था। सबसे ज्यादा चाही जाने वाली पोजीशन यकीनन गॉड स्पीयर हॉल का रिक्शा पुलर होना था। सिर्फ इसलिए नहीं कि काम हल्का था और दिन में केवल 2 ही चक्कर लगाने पड़ते थे, इसकी पे भी बहुत ज्यादा थी। महीने के पूरे 10 सिल्वर युआन, जो उसके जैसे आदमी के लिए छोटी मोटी जायदाद जैसा था। जाहिर है इतनी अच्छी नौकरी की मांग बहुत ज्यादा थी। ओल्ड हू खुद के लिए भी कोई पक्की जगह नहीं बना पाया था। फिर भी अपने बेटे की खातिर उसने हॉल मैनेजर की चापलूसी करने की हर मुमकिन कोशिश की थी, इस उम्मीद में कि वो आदमी उसके लिए कोई अच्छी बात कहेगा। सच कहूं तो ये एक हताशा भरा दाव, डेस्परेट गैम्बल था। गॉड स्पीयर हॉल के एक ताकतवर मैनेजर के तौर पर यहां तक कि लोकल पुलिस चीफ भी उस आदमी को बहुत इज्जत देते थे। ओल्ड हू और यहां तक कि युआन होंग के लिए भी ये मैनेजर एक बहुत ऊंचा आदमी था जिस तक पहुंचना नामुमकिन था। एक छोटी सी नौकरी का इंतजाम करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ओल्ड हू उस आदमी ने शुरुआत की। तुम्हें पता है कि जब से मार्शल आर्ट्स बैन लागू हुआ है, बहुत से आम लोग अब स्टूडेंट्स के तौर पर हॉल्स में शामिल नहीं हो सकते। इसके बजाय उन्होंने जो भी काम मिले उसे ढूंढना शुरू कर दिया है। आखिर एक नामी हॉल में रिक्शा पुलर या रसोइया होने से भी इंसान का सोशल स्टैंडिंग एक आम मजदूर से ऊपर हो जाता है। जब तक कोई गलती ना हो, ये समझो कि पूरी जिंदगी के लिए पक्की नौकरी है। मैनेजर का लहजा सुनकर ओल्ड हू के दिल में एक डर सा बैठ गया। थोड़ी देर रुकने के बाद मैनेजर ने धीरे से बात जारी रखी। तो क्योंकि इसके लिए बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, इस पोजीशन की कीमत कुदरती तौर पे बढ़ गई है। अब इसकी कीमत 360 सिल्वर युआन है। यह शब्द सुनते ही ओल्ड हू गहरे सदमे में आ गया। 360 युआन, ये इतनी बड़ी रकम थी कि उसे शक था कि वो अपनी आत्मा बेचकर भी इतना पैसा जुटा पाएगा या नहीं। उसने जैसे तैसे असली 180 का इंतजाम किया था। उसने तो अपना स्वाभिमान ताक पर रखकर वो शाशा से 160 उधार लिए थे ताकि वो अपने गोल तक पहुंच सके। अचानक कीमत का दोगुना होना नामुमकिन था। 360 आज का भाव है, मैनेजर ने आगे कहा। अगले महीने ये शायद फिर बढ़ जाएगा। अच्छे से सोच लो बूढ़े आदमी, अगर तुम्हारे पास काफी नहीं है तो अपना घर क्यों नहीं बेच देते। मैनेजर शाम की ठंडी हवा का मजा लेते हुए आराम से बैठ गया, जैसे उसने अभी अभी किसी आदमी के सपनों को कुचला ही ना हो। घर बेच दो। ओल्ड वू गहरी खामोशी में डूब गए। वह पुराना घर जर्जर और टूट रहा था, लेकिन जिनमान में उनके परिवार की यही एक नींव थी। उस शाम मैनेजर को उनके घर छोड़ने के बाद ओल्ड वू एक गली के अंधेरे कोने में बैठ गए और दुनिया को आते जाते देखने लगे। जैसे जैसे सूरज धीरे धीरे डूबा, वो बिल्कुल शांत और चुपचाप बैठे रहे, जैसे साए में पड़ा कोई पुराना भूला हुआ पत्थर। एक गड्ढे में अपनी झुकी हुई धुंधली परछाई देखते हुए ओल्ड वू खुद से फुसफुसाए कि एक समय वो भी बिल्कुल युआन होंग जैसे थे। तब वो जवान थे और जोश से भरे थे, ऐसी ताकत जो कभी खत्म नहीं होती थी। लेकिन सालों तक रिक्शा खींचने की वजह से उनकी पीठ टूट गई थी। अब वो सीधे खड़े भी नहीं हो सकते थे और उनके बाल सफेद हो चुके थे।
उन्होंने खुद से कहा कि युआन होंग को कभी ऐसी मेहनत भरी जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे का शरीर दर्द से भरा रहे और उसे हर दिन दूसरों के सामने मुस्कुराकर झुकना पड़े। भले ही वो कोई बड़ा मास्टर ना बने, पर गॉड स्पीयर हॉल में नौकरी होने का मतलब था कि वो अच्छा खा पाएगा और आराम से रह पाएगा। पुराने घर के बिना खानदान आगे बढ़ाने की बात रही, तो उन्होंने तय किया कि जब तक युआन होंग ठीक है उतना ही काफी है। इन फुसफुसाते हुए शब्दों के साथ पिता धीरे धीरे घर की ओर चल दिए। डूबते सूरज की हल्की रोशनी में उनकी परछाई लंबी खिंच गई। इसी बीच घर लौटते समय युआन होंग स्प्रिंग हॉल फार्मेसी पर रुका। उसने अपने मास्टर द्वारा दिए गए मेडिसिनल टोकन का इस्तेमाल करके कुछ ऑइंटमेंट्स खरीदे, जो उसके ब्राइट मिरर स्टेज की पीक तक पहुंचने की ट्रेनिंग के लिए काफी थे। हालांकि हमें पता चलता है कि एक बार जब वो उस पीक पर पहुंच जाएगा तो उसे अपने शरीर की थकान और चोट को संभालने के लिए क्रिम्सन रिफाइंड ऑइंटमेंट की जरूरत होगी। वो टॉप टायर ऑइंटमेंट बहुत रेयर है, यहाँ तक कि एलीट परिवारों के लिए भी, और फार्मेसी में वो नहीं था। लेकिन उसने एक मैनेजर को आने वाले एक इवेंट के बारे में बात करते सुना था। कुछ दिनों में गॉड स्पीयर हॉल का दूसरे स्कूलों के साथ एक छोटा कंपटीशन होने वाला था और उसका ग्रैंड प्राइज वही ऑइंटमेंट था। सामान इकट्ठा करने के बाद युआन होंग पास के बाजार में रुका और मांस और सब्जियां खरीदी, जिन्हें वो आमतौर पे नहीं खरीद पाता था। अब बेहतर खाना खाने का वक्त आ गया था। जब वो अपने तंग और पुराने घर वापस आया तो उसके पिता अभी तक नहीं आए थे, इसलिए युआन होंग अपने बैग लेकर सीधे किचन में चला गया। उसने गोभी और नूडल्स के साथ पोर्क का एक बड़ा बर्तन तैयार किया और फिर प्रैक्टिस की तैयारी के लिए अपने छोटे से ट्रेनिंग रूम में चला गया। उसने दीवारों पर पैडिंग लगाई, चावल पेपर की परतें लटका दी और अपना वाइट वैक्स वुड स्पीयर उठाकर अपनी स्टांस ले ली। अपने सीने के लयबद्ध और स्थिर उतार चढ़ाव के साथ उसने हवा को गले से अंदर जाते और नाक से तेजी से बाहर निकलते महसूस किया। धीरे धीरे युआन होंग का मन शीशे की तरह साफ हो गया। उसने दिन की घटनाओं को अपने दिमाग में एक एक करके फिर से देखा और अपना फोकस पाया। भले ही अब उसके पास ली शुशिंग जैसे मास्टर का सहारा था, लेकिन वो गहराई से जानता था कि वो जिस चीज पर सच में भरोसा कर सकता था वो था उसका अपना स्किल। अपनी अचानक मिली कामयाबी की बेचैनी को धोते हुए उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। उसके आसपास की दुनिया पूरी तरह से गायब हो गई। अब उसके हाथों में भारी स्पीयर था और सामने चावल पेपर। पूरे समर्पण के साथ उसने भाले को आगे मारा। स्पीयर हवा में सनसनाते हुए निकली, दीवार पर लगे चावल पेपर को चीरते हुए उसकी सतह पर एक रिपल पैदा कर दी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। आवाज कागज फटने की लंबी आवाज नहीं थी, बल्कि एक तीखी और छोटी कड़क थी। उसके बाद ही कागज के घिसने की आवाज आई। उसने अपनी स्पीयर वापस खींची और नुकसान की जांच करने के लिए आगे बढ़ा। कागज की सबसे बाहरी परत पर एक बिल्कुल साफ छेद था, जिसमें न तो कोई फालतू चीरा था और न ही कोई एक्स्ट्रा एनर्जी बर्बाद हुई थी। हम देखते हैं कि उसकी बाजकुअन स्टाइल की मास्टरी और भी बढ़ गई है। बाद में युआन होंग अपने घर के पास एक पुराने पेड़ के पास गया। अपने कदमों की अचानक फुर्ती के साथ उसने एक जोरदार कड़क के साथ अपनी कोहनी आगे मारी, जिससे लकड़ी में आधा इंच गहरा गड्ढा हो गया। उसके पिछले निशानों की तुलना में ये दोगुना गहरा था। वो काफी मजबूत हो गया था और उसके पास अभी भी 26 दिन बचे थे। बड़े कंपटीशन में इतना ही समय बचा था। अंदर लौटकर युआन होंग ने अपनी प्रैक्टिस जारी रखने के लिए भारी स्पीयर उठा ली। 2 पूरे सेट के बाद उसे बाहर जानी पहचानी आहट सुनाई दी। एक भारी क्लिक के साथ मोटा सिक्योरिटी दरवाजा खुला। उसके पिता आखिरकार आ गए थे। युआन होंग मुस्कुराया और किचन से पोर्क, गोभी और नूडल्स का बचा हुआ बर्तन निकाल लाया। उसने अपने पिता को बताया कि उसके पास एक अच्छी खबर है। वो आधिकारिक तौर पर महान भालेबाज ली शुशिंग का शिष्य बन गया है। हाँ, जिनमैन के टॉप मास्टर का। उसने माना कि उसने पहले झूठ बोला था और उसे पता था कि उसके पिता बस उसकी कहानियों में साथ दे रहे थे, लेकिन इस बार यह सच था। उसने अपना आइडेंटिफिकेशन टोकन और उसे मिला गुजारा भत्ता दिखाया। युआन होंग ने चांदी के सिक्कों की एक बड़ी थैली अपने पिता की ओर बढ़ाई। उसका चेहरा एक सच्ची और गर्व भरी मुस्कान से चमक रहा था। ओल्ड वू एक पल के लिए ठिठक गए, लेकिन दिल ही दिल में उन्हें यकीन था कि युआन होंग बस एक और कहानी कर रहा है। उन्होंने सोचा कि लड़का शायद दूसरे स्कूल वाली बात को और नहीं खींच पाया, इसलिए उसने मास्टर ले के बारे में एक नई कहानी बना ली। फिर भी उन्होंने साथ दिया और अपने बेटे की एक जीनियस के रूप में तारीफ की कि मास्टर ले ने उसे दूसरे हॉल से छीन लिया। सालों से इस तरह के नाटक की प्रैक्टिस होने के कारण उन्होंने टोकन को दिखावटी हैरानी के साथ देखा। उन्होंने राहत और गर्व दिखाया, जबकि मन ही मन सोच रहे थे कि ये नकली आईडी टोकन काफी असली लग रहा है। वो सोच रहे थे कि चांदी के सिक्के असल में कहां से आए। शायद युआन होंग ने आखिरकार खानदानी जेट ब्रेसलेट गिरवी रख दिया होगा। उसने अपने पिता से कहा कि अब से उन्हें संघर्ष नहीं करना पड़ेगा।
अपने 100 युआन के महीने के भत्ते के साथ वे केकड़ों के बजाय हर दिन मांस खा सकते हैं। युआन होंग मुस्कुराया और उसने अपने पिता के हाथ में 30 चांदी के सिक्के मजबूती से थमा दिए और अपने खर्च के लिए केवल 7 रखे। ओल्ड वू ने मन ही मन सोचा कि वे इन 30 चांदी के सिक्कों को अपने बेटे की शादी के लिए बचाकर रखेंगे, कहीं लड़का इन्हें लापरवाही से खर्च न कर दे। उस रात पूरे परिवार को आखिरकार कचरे से ढूंढे हुए केकड़े नहीं खाने पड़े। इसके बजाय उन्होंने पोर्क, गोभी और नूडल्स का एक बड़ा गर्मागर्म कटोरा शेयर किया। खाना बहुत स्वादिष्ट था और एक बार जब खाना पच गया तो युआन होंग एक बार फिर अपनी ड्रिल शुरू करने के लिए ट्रेनिंग रूम में चला गया। जैसे ही उसने भारी स्पीयर उठाई, उसके हाथों में जबरदस्त दर्द महसूस हुआ और उसकी पीठ और पैरों में भी उतना ही दर्द था। उसका मन उसे नीचे रख देने का कर रहा था। वो बस लेटने और रात भर चैन से सोने के लिए तड़प रहा था, लेकिन वो जानता था कि उसकी मौजूदा ताकत जेंटलमैन स्वॉर्ड को हराने के लिए काफी नहीं थी। पिछले एक दशक से झेले गए दमन को याद करते हुए उसके दिल में ताकत की एक नई लहर उठी। कड़क भावनाएं अक्सर किसी इंसान की छिपी हुई क्षमता को जगा देती हैं, और इस पल में युआन होंग अपना शारीरिक दर्द भूल गया और तीव्रता से अपने टारगेट को घूरने लगा। उसने चावल पेपर के बीच में ध्यान केंद्रित किया, अपने पैर जमाए और अपनी नाक से तेजी से सांस छोड़ते हुए अपनी कमर से ताकत का विस्फोट किया। भारी स्पीयर को एक यूनिफाइड फोर्स द्वारा आगे बढ़ाया गया, जो उसके पैरों से शुरू होकर उसकी टांगों और कमर से होता हुआ उसकी बाहों में पहुंचा। उसके सामने वाला चावल पेपर जैसे जेंटलमैन स्वॉर्ड की परछाई में बदल गया और 10 साल की दबी हुई हताशा उस स्पीयर में समा गई। ये ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। वो ये तो बर्दाश्त कर सकता था कि कुछ लोग सुपीरियर पैदा होते हैं, लेकिन वो उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता था जो दूसरों का रास्ता रोकते हैं। उसने उन्हें उन लोगों के लिए तरक्की के दरवाजे बंद नहीं करने देने का फैसला किया जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सच कहूं तो उसका रिजॉल्व ही उसका सबसे बड़ा हथियार बन रहा था। भाले की नोक ने एक बार फिर चावल पेपर को चीर दिया, और इस बार केवल सबसे बाहरी परत ही नहीं थी जिसने एक साफ प्रहार दिखाया था। दूसरी शीट में भी एक चिकना छेद था। उसकी बाजिकवन मास्टरी 228% तक पहुंच गई थी। वो करीब पहुंच रहा था। वो मास्टरी के अगले लेवल के करीब था, और मजबूत होने के एहसास ने युआन होंग को एक अजेय फाइटिंग स्पिरिट से भर दिया। उस प्रहार के एहसास को अपने अंदर उतारने के बाद उसने अपने वार जारी रखे। स्पीयर हवा में सनसनाती रही और पसीना चमड़े से लिपटे हैंडल से नीचे फिसलता रहा। बॉक्स में चावल पेपर का ढेर पतला होता गया, और उसने घंटों तक तब तक प्रैक्टिस की जब तक कि वो अपनी थकान की आखिरी हद तक नहीं पहुंच गया। युआन होंग आखिरकार अपने भाले को पकड़े हुए ही गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण दिखने से पहले ही युआन होंग जाग गया था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसका शरीर सहज रूप से उछल पड़ा और तुरंत अपनी स्पीयर हैंडलिंग स्टांस में आ गया। उसने सोचा कि कल उसने कितनी प्रोग्रेस की थी। अपने ट्रांसपेरेंट स्टेटस पैनल पर नजर डालते हुए उसने देखा कि उसकी बाजिकवान मास्टरी 237% पर थी। रात के खाने के बाद वाले उस सेशन ने उसकी प्रोग्रेस को और आगे बढ़ा दिया था। वो निश्चित रूप से मास्टरी के अगले लेवल के करीब था। एक साफ लक्ष्य के साथ युआन होंग ने थोड़ा मेडिसिनल पेस्ट लिया और अपनी ट्रेनिंग फिर से शुरू कर दी, क्योंकि सुबह का सूरज शहर को रोशनी से नहलाने लगा था। उगते सूरज का सामना करते हुए उसने अपनी स्पीयर को आगे मारा। इतनी तेजी से 3 कड़क की आवाजें आईं कि वे एक ही स्वर की तरह लग रही थीं। फिर कागज फटने की हल्की आवाज आई। वो फ्रेम के पास गया और अपने काम की जांच करने के लिए एक एक करके चावल पेपर की शीट्स को हटाया। उसने देखा कि पहली 3 शीट्स में से प्रत्येक में बिल्कुल चिकना छेद था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें स्केल से नापकर और सावधानी से तराशा गया हो। 3 परतें पार हो गईं। उसने अगला लेवल हासिल कर लिया था। युआन होंग ने अपनी भारी स्पीयर रख दी और ट्रेनिंग रूम से बाहर निकला तो देखा कि उसके पिता पहले ही जा चुके थे। ओल्ड वू हमेशा से जल्दी निकल गए थे, हालांकि किस मकसद से ये हमें अभी नहीं पता। युआन होंग को एहसास हुआ कि अब मार्शल आर्ट हॉल जाने का समय हो गया है। उसने सोचा कि क्या बेसिक ट्रेनिंग के जरिए इस लेवल तक पहुंचना उसके मास्टर को संतुष्ट करने के लिए काफी होगा। इसी बीच एक सीनियर डिसाइपल मास्टर ली से एक सवाल पूछ रहा था। उसे डर था कि उनके जूनियर ब्रदर की हिम्मत शायद टूट गई हो, लेकिन ली शुक्शिंग ने जोर देकर कहा कि उनके शिष्य इतने कमजोर नहीं हैं। एक छोटी सी रुकावट उसे बर्बाद नहीं करेगी। सीनियर मान गया। आखिर अभी सिर्फ एक ही दोपहर बीती थी। भले ही लड़के ने अभी तक बेसिक्स को न समझा हो, लेकिन यह उसकी उम्मीद खोने के लिए काफी नहीं होना चाहिए। मास्टर ली कार से बाहर निकलते हुए मुस्कुराए और पूछा कि सीनियर को इतना यकीन कैसे है कि लड़के को अभी तक रास्ता नहीं मिला। वे जल्द ही ट्रेनिंग रूम पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, ली शुक्शिंग की नजर तुरंत युआन होंग पर पड़ी, जिसके चेहरे पर काफी गंभीर भाव थे। ऐसा लग रहा था कि लड़के का दिल भारी है, शायद इसलिए क्योंकि उसे लग रहा था कि वो तकनीक को समझ नहीं पा रहा है। फिर भी उसका संयम प्रभावशाली था। मास्टर ली ने मन ही मन सिर हिलाया और एक दयालु और सौम्य भाव बनाए रखते हुए पूछा कि पिछले दिन की प्रैक्टिस कैसी रही। युआन होंग ने उनका अभिवादन किया
और काफ़ी शर्मिंदा दिखते हुए स्वीकार किया कि वह पिछली रात इतना थक गया था कि प्रैक्टिस के बीच में ही सो गया था। उसे लगा कि उसे और बेहतर करना चाहिए था, लेकिन मास्टर ली ने इसे टाल दिया और कहा कि एक नौजवान के लिए ऐसी थकान स्वाभाविक है। उन्होंने डिटेल पूछी। ये सुनकर ली शुक्शिंग को लगा कि उन्हें स्थिति का अच्छा अंदाजा है। हो सकता है कि लड़के ने अभी तक तकनीक में महारत हासिल न की हो, लेकिन उसकी मेहनत पर शक नहीं किया जा सकता। घर लौटने के बाद भी कड़ी प्रैक्टिस जारी रखने की बात से मास्टर काफी संतुष्ट थे। सच कहूं तो टैलेंट अच्छा है, लेकिन मेहनत और भी बेहतर है। उसने स्वीकार किया कि काफी कड़ी मेहनत करने के बाद कल शाम तक वो केवल वाटर रिपल इफेक्ट ही पैदा कर पाया था। फिर रात होने के आसपास उसने पाया कि वो अभी तक साफ कड़क आवाज पैदा नहीं कर पा रहा था। मास्टर ली ये कहने ही वाले थे कि यह सामान्य है, क्योंकि वो खुद रुको, लड़के ने अभी क्या कहा? दिलासा देने वाले शब्द ली शुक्शिंग की जुबान पर ही थे जब उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्हें अपने युवा शिष्य के शब्दों को अपने दिमाग में फिर से दोहराना पड़ा। उसने शाम होने तक ही वाटर रिपल पैदा कर लिया था। ली शुक्शिंग के पीछे उनके हाथ में मौजूद अखरोट को अचानक उनकी हैरानी का वजन महसूस हुआ। जैसे ही उनकी पकड़ मजबूत हुई, खोल में एक दरार आ गई। एक दोपहर से भी कम समय में उस स्तर तक पहुंचने का मतलब था कि यह टैलेंट उस समय के उनके अपने टैलेंट से भी बड़ा था। युआन होंग ने खामोशी से उलझकर ऊपर देखा और पूछा कि क्या कुछ गलत है। मास्टर ली ने तुरंत अपने झटके को छुपा लिया और एक शांत मुस्कान के साथ उसे जारी रखने के लिए कहा। तो लड़के ने अपनी बात जारी रखी, ये समझाते हुए कि जब तक अंधेरा हुआ उसे लगा कि वो एक अच्छी स्थिति में है, और उसने कागज के सबसे बाहरी परत को फटने से बचा लिया। सबसे बाहरी परत बिल्कुल बरकरार रही। ली शुक्शिंग बिना किसी एक्सप्रेशन के छत को घूर रहे थे, जबकि उनकी पीठ के पीछे वो वॉलनट अब दरारों से भर चुका था। मास्टर को प्रिसिशन के उस लेवल तक पहुंचने में पूरे 5 दिन लगे थे, और फिर भी इस डिसाइपल ने इसे डिनर से पहले के थोड़े से समय में ही हासिल कर लिया। सच कहूं तो इस पर यकीन करना अब भी थोड़ा मुश्किल था। उन्होंने तय किया कि पूरी तरह सर्टेन होने के लिए उन्हें अपनी आंखों से ये प्रोग्रेस देखनी होगी। युआन होंग ने सिर हिलाया, अपनी स्पीयर उठाई और अपनी ब्रीदिंग एडजस्ट की। उसने अपने पैर जमाए, अपनी कमर मोड़ी और स्ट्राइक करने के लिए तैयार हो गया। अपनी मॉर्निंग प्रैक्टिस की सेंसेशन को फॉलो करते हुए स्पीयर की टिप बिना किसी जैगेड टेयर के पहले 3 लेयर्स में से आराम से निकल गई। उसने एक्सप्लेन किया कि मास्टरी के इस माइनर लेवल तक पहुंचने के लिए उसने सुबह होने तक प्रैक्टिस की थी। युआन होंग ने अपनी स्पीयर पीछे खींची। वो अपनी स्लो प्रोग्रेस पर काफी शर्मिंदा लग रहा था। एक हल्की सी आवाज के साथ ली शुक्शिंग के स्थिर और एक्सप्रेशनलेस हाथ के प्रेशर में वो वॉलनट आखिरकार फट गया। उसने इसे बस माइनर मास्टरी तक पहुंचना कहा। मास्टर ली काफी देर तक छत को घूरते रहे और फिर अपने सबसे छोटे डिसाइपल की तरफ देखा। अपना एक्सप्रेशन कोमल रखते हुए उन्होंने रिमार्क किया कि माइनर मास्टरी तक पहुंचने में इतना समय लगना वाकई काफी ऑर्डिनरी बात है। हाँ, एकदम एवरेज। उन्होंने लड़के से कहा कि जब तक वो मेहनती रहेगा और स्टेप बाय स्टेप चलेगा, वो एक दिन कुछ बड़ा जरूर अचीव करेगा। ये सुनकर सीनियर डिसाइपल फांग यू पूरी तरह हैरान होकर देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या सुन रहा है। एक दिन से भी कम समय में माइनर मास्टरी हासिल करना ऑर्डिनरी माना जाता है। उसने सोचा कि क्या ये कहते हुए मास्टर का ज़मीर थोड़ा भी नहीं दुखा। युआन होंग ने और बेहतर करने का प्रॉमिस किया, लेकिन मास्टर ली ने उसे वर्क और रेस्ट के बीच बैलेंस बनाने को कहा। उनकी पीठ के पीछे मास्टर का हाथ खामोशी से भिजता और खुलता रहा। उनका हाथ बार बार भिजता और ढीला होता रहा, जब तक कि उन्होंने आखिरकार अपनी नर्व्स को शांत नहीं कर लिया और फिर धीरे से मेंशन किया कि 3 दिनों में एक छोटा कंपटीशन होने वाला है। ये 20 साल से कम उम्र वालों के लिए उनके स्कूल और दूसरों के बीच एक फ्रेंडली मैच था, और वो चाहते थे कि युआन होंग एक असली बाउट के प्रेशर को एक्सपीरियंस करे। जब पूछा गया कि क्या वेंजिन स्कूल इसमें शामिल होगा, तो ली शुक्शिंग ने कंफर्म किया कि हाँ, वे आएंगे, जिसमें उस डिसाइपल का पुराना सीनियर ब्रदर भी शामिल था जिसने उन्हें छोड़ दिया था। चूंकि वो आदमी 20 से ऊपर का था, इसलिए उसकी जगह उसका छोटा भाई, जो वेंजिन स्कूल का एज था, कंपीट करेगा। मास्टर ली को अच्छी तरह पता था कि उनका प्यूपल क्या सोच रहा है। युआन होंग ने अपने मास्टर की आंखों में देखा और फर्स्ट प्लेस लाने का प्रॉमिस किया। सच कहूं तो उसके पास डिटरमाइन होने की एक से ज्यादा वजहें थीं। चाहे वो जेंटलमैन स्वॉर्ड के भाई को हराना हो या मैनेजर द्वारा मेंशन किए गए चिली ऑइंटमेंट का टॉप प्राइज जीतना हो, उसे जीतना ही था। मास्टर ली ने उसे ज्यादा प्रेशर न लेने और बस एटमॉस्फेयर का मजा लेने को कहा। हालांकि उन्होंने उसे 1 घंटा पर्सनली कोच करने का फैसला किया। बाकी की सुबह युआन होंग ने पूरे फोकस के साथ अपनी स्पीयर की प्रैक्टिस की, जबकि ली शुक्शिंग उसके बगल में खड़े होकर चुपचाप करेक्शंस बताते रहे। और इस तरह ट्रेनिंग हॉल के अंदर युआन होंग ने अपनी पूरी जान स्पीयर में झोंक दी,
ताकि सिर्फ 3 दिनों में अपने राइवल के भाई को पछाड़ सके। इसी बीच हम देखते हैं कि युआन होंग के पिता उस चबी मैनेजर के पीछे पीछे एक धुंधले रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जा रहे हैं ताकि कुछ बहुत मुश्किल पेपर वर्क को फाइनलाइज किया जा सके। पिता ने एक हम्बल मुस्कान दी और डेस्क पर 360 सिल्वर युआन और नए जारी किए गए बैंक नोट्स रखे। उन्होंने आधी नींद में सोए हुए एक बूढ़े ऑफिशियल के सामने सावधानी से पैसे रखे। उन्होंने ऐसा करने के लिए अपना पुराना पुश्तैनी घर 300 युआन में बेच दिया था। वो शौशा की सेविंग्स को मिलाकर ये उसके बेटे के लिए 5 ट्यूब कैरेज ड्राइवर के रूप में एक स्टेबल जॉब सिक्योर करने के लिए काफी था। सच में एक छोटा सा सपना। जहां तक फैट मैनेजर के लिए 72 युआन किकबैक की बात थी, पिता ने उसे सुबह ही दे दिया था। ऑफिशियल ने गिनना शुरू किया। बूढ़े आदमी ने अपनी उंगलियां चाटी और धीरे धीरे नोट्स पलटने लगा, जबकि युआन होंग के पिता खामोशी से दिख रहे थे। उनके सांसें थमी हुई थी। जैसे ही ऑफिशियल ने कंफर्म किया कि अमाउंट पूरे 360 है, पिता ने आखिरकार राहत की एक लंबी सांस ली। बूढ़े ने फिर से अपनी उंगली चाटी ताकि मजदूरों की रजिस्ट्री खोल सके और लिस्ट में नया नाम जोड़ने के लिए ब्रश उठाया। जब लड़के का नाम पूछा गया तो पिता ने साफ शब्दों में कहा, वो युआन होंग। ऑफिशियल रुका और उसे एक बार फिर दोहराने को कहा। ऑफिशियल लिखने ही वाला था, लेकिन उस खास नाम को सुनकर उसका हाथ कांपने लगा, जिससे एक बड़े स्याही के धब्बे ने पूरे पेज को खराब कर दिया। उसने उस गंदगी को साफ करने की भी परवाह नहीं की, बल्कि अपना सिर उठाकर चौंके हुए पिता को घूरने लगा। उस नाम में ऐसा वजन था जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। वो नाम बहुत जाना पहचाना था क्योंकि उसने अभी अभी इसे लिखा था। दिक्कत यह थी कि हुयुआन होंग मास्टर का पर्सनल डिसाइपल था। बूढ़ा आदमी अचानक खड़ा हो गया और ब्रश पिता की तरफ बढ़ा दिया, ये पूछते हुए कि इस नाम में कौन से कैरेक्टर्स आते हैं। युआन होंग के पिता ने सावधानी से ब्रश लिया। उनका हाथ कोरे कागज पर कड़ाई से हिल रहा था क्योंकि वो उन 3 कैरेक्टर्स को लिखने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने किसी तरह 3 टेढ़े मेढ़े शब्द लिखे, हो युआन होंग। नाम कंफर्म होते ही ऑफिशियल का हाथ और भी बुरी तरह कांपने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने मास्टर के अपने इनर डिसाइपल से पैसे ऐंठने की कोशिश की थी, जो कि एक बहुत बड़ी तबाही थी। उसने फौरन अपने सुर बदल लिए और उन्हें लॉर्ड हो कहकर बुलाने लगा। बूढ़े आदमी ने एक नकली मुस्कान दी, वैसा ही हम्बल एक्सप्रेशन जैसा पिता का कुछ देर पहले था, और जल्दी से डेस्क के नीचे हाथ बढ़ाया। उसने 360 सिल्वर युआन बाहर निकाले और यहां तक कि कुछ एक्स्ट्रा नोट्स भी जोड़ दिए और उन्हें पिता के हाथों में ठूंस दिया। उसने दावा किया कि उसकी बूढ़ी आंखों ने उसे धोखा दिया है और इस गड़बड़ी के लिए बार बार माफी मांगने लगा, जबकि पिता वापस मिले हुए पैसों को सुन्न होकर घूर रहे थे। युआन होंग के पिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें डर था कि कहीं उन्होंने उस आदमी को नाराज तो नहीं कर दिया, जबकि चबी मैनेजर पूरी तरह कंफ्यूजन में ये सब देख रहा था। मैनेजर ने बूढ़े को एक तरफ खींचा और पूछा कि क्या बात है और इतने सालों साथ काम करने के बाद वो इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। पुराने ऑफिशियल ने करीब झुककर फुसफुसाते हुए पूछा कि क्या उसे पता भी है कि वो किसके बेटे को ठगने की कोशिश कर रहा है। बूढ़े आदमी के चेहरे की झुर्रियां घबराहट में सिकुड़ गईं। जब मैनेजर ने पूछा कि वो कौन है तो उसे अचानक डर का एक गहरा एहसास हुआ। ये वही नौजवान था जो कल आया था, मास्टर का पर्सनल डिसाइपल। ये सुनकर चबी मैनेजर सन्न रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने मास्टर से जुड़े किसी इंसान से किकबैक लिया है। अचानक उसकी जेब में रखे पैसे उसे तपते हुए महसूस हुए। उसने लड़खड़ाते हाथों से कैश निकाला और पिता की तरफ लपका और कांपती आवाज में बढ़ा चढ़ाकर बधाई देने लगा। उसका मोटा चेहरा एक बड़ी सी नकली मुस्कान में सिमट गया था, जबकि उसकी शर्ट की पीठ ठंडे पसीने से भीग चुकी थी। पिता और भी ज्यादा खोया हुआ महसूस करने लगे। ये 2 आदमी, जिन्हें वो हमेशा ताकतवर शख्सियत मानते थे, अचानक उनके साथ बहुत सम्मान से पेश आ रहे थे। ये एक अजीब और अनसुना नजारा था। हालांकि बूढ़े ऑफिशियल के हड़बड़ाहट भरे एक्सप्लेनेशन से उन्हें जल्द ही सच समझ आ गया। उनका बेटा होंग मास्टर का पर्सनल डिसाइपल बन गया था। वो अपनी ही आवाज में पर्सनल डिसाइपल शब्द को बार बार दोहराते रहे। इस खबर के झटके से उनका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया था। कल रात उन्होंने सोचा था कि होंग झूठ बोल रहा है और उन्होंने बस उसकी बात मान ली थी, लेकिन पता चला कि उसका हर शब्द सच था। मेरा बेटा एक जीनियस है, एक जीनियस। उनकी आंखें लाल हो गईं और उन्होंने उन्हें जोर से रगड़ा ताकि दूसरों के सामने अपना कंपोजर न खोएं। गर्व, राहत और सच्ची खुशी उनके दिल में एक साथ उमड़ पड़ी। ऐसे एहसास जिन्हें उन्होंने अब तक महसूस करने की हिम्मत नहीं की थी। उनकी आवाज भर्रा गई। ओल्ड हु, आपको ये रेड एनवेलप लेना ही होगा, मैनेजर ने जोर दिया। हम इतने पुराने दोस्त हैं, पराया मत समझिए। चबी मैनेजर ने अपना अंदरूनी दर्द छुपाते हुए एक नकली मुस्कान के साथ अपनी आस्तीन से 2 और सिल्वर नोट्स निकाले और उन्हें हुआ के हाथों में थमा दिया। मैंने सुना आपने अपना पुराना घर बेच दिया। आपने इसे किसे बेचा? मैं पर्सनली जाकर इसे आपके लिए वापस लाऊंगा और हम इसे रेनोवेट भी करेंगे। अरे पैसों की चिंता मत कीजिए, आज से हम भाई हैं
अगर आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस मुझे ढूंढ लीजिएगा। बाद में उसी शाम जब युआन होंग जुए वाइन की एक बोतल लेकर पुराने घर लौटा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसके पिता पहले से ही वहां थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो कॉकरोचेस से भरी पुरानी झोपड़ी अचानक काफी गुलजार थी, जहां दो मार्शल आर्ट्स हॉल के मैनेजर्स उसके पिता के साथ बड़े प्यार से बातें कर रहे थे। इसके अलावा शॉर्ट शर्ट्स पहने कई आदमी दीवारों की दरारें ठीक करने, कमरों को रेनोवेट करने और यहाँ तक कि आवारा कॉकरोचेस को ढूंढ ढूंढ कर मारने में बिजी थे। मास्टर का डिसाइपल वापस आ गया। युआन होंग को अंदर आते देख चबी मैनेजर एक चमकती हुई सम्मानजनक मुस्कान के साथ उसका स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया। मैनेजर युआन होंग ने हल्का सा सिर हिलाकर जवाब दिया। बूढ़ा ऑफिशियल भी मुस्कुराहट के साथ उठा और चापलूसी भरे शब्दों की झड़ी लगा दी। उसने चुपके से तोहफों का एक बंडल उस नौजवान की तरफ खिसकाया, जिसे युआन होंग ने भी उतनी ही सावधानी से स्वीकार कर लिया। आखिर इस दुनिया में ये एक बहुत ही ऑर्डिनरी लेन देन था। कुछ औपचारिक बातों के बाद चबी मैनेजर मुस्कुराया और बोला, आपका प्रमोशन एक बड़ा मौका है। क्या आप गुशन पवेलियन में अपनी मौजूदगी से हमें सम्मान देंगे? युआन होंग साफ देख सकता था कि वे क्या कर रहे हैं। वे उसे अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे थे। सच कहूं तो ये बहुत ही साफ चाल थी। अगर भविष्य में उसका इरादा हॉल के काम संभालने का होता तो वो ऐसे इनविटेशन को मना न करता, लेकिन उसकी एम्बिशंस तो मास्टर के रेल्म से भी कहीं आगे की थी। उसका इरादा छोटी मोटी गुटबाजी में अपना समय बर्बाद करने का नहीं था। इसके अलावा उसने नोटिस किया कि इन दोनों मैनेजर्स की मौजूदगी ने उसके पिता को बहुत असहज कर दिया था। चाय का प्याला पकड़ते समय बूढ़े आदमी के हाथ कांप रहे थे। युआन होंग के लिए उसके पिता की मानसिक शांति इन लोगों की छोटी मोटी चालों से कहीं ज्यादा जरूरी थी, और इसलिए युआन होंग ने चेहरे पर एक शालीन अफसोस का भाव लाया। मैं आपकी इस पेशकश की कदर करता हूं, लेकिन मास्टर ने मुझे कुछ लेसन्स दिए हैं जिन्हें मुझे अभी पूरा करना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अपनी ट्रेनिंग पर फोकस कीजिए। हमने भी अपनी चाय खत्म कर ली है, तो अब हम चलते हैं। हम आपको फिर कभी गुआईशोंग पवेलियन बुलाएंगे। युआन होंग के डिसिप्लिन पोस्चर को देखकर उनकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उन्हें समझ आ गया कि उसे इतनी आसानी से नहीं मनाया जा सकता। उसकी स्पीयर लाइक प्रेजेंस का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वे डगमगा गए, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपनी मुस्कान वापस पाई और वहां से चले गए। जैसे ही मैनेजर्स और वर्कर्स गए, फादर हुआ, जो बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे थे, भाग कर आए और पूछने लगे कि क्या ये सच में सच है? क्या तुम सच में मास्टर के डिसाइपल बन गए हो? युआन होंग थोड़ा स्पीचलेस महसूस करने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसके पिता को लगा कि वो कल बस एक्टिंग कर रहा था। अपने बेटे से कंफर्मेशन मिलने के बाद फादर हुआ ने 3 बार गुड शब्द दोहराया और उनके चेहरे की झुर्रियां आखिरकार कम होने लगी। वे एक बच्चे की तरह खुश लग रहे थे। सूरज ढल रहा था और घर में कोई बाहरी इंसान नहीं बचा था, इसलिए फादर हुआ अब पहले की तरह स्टिफ या कॉशियस नहीं थे। उनके चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान थी और दशकों की वो मेहनत जो उन्होंने झेली थी वो पल भर में गायब हो गई, जैसे वे फिर से जवान हो गए हों। अपने पिता का गर्व देखकर युआन होंग को लगा कि उसके दिन रात की कड़ी ट्रेनिंग पूरी तरह से सफल रही। उसने आखिरकार अपने पिता को समाज में सिर उठाकर जीने के लायक बना दिया था, लेकिन गहराई में उसे पता था कि इतना काफी नहीं है। युआन होंग ने एक लाइटनिंग फास्ट स्पीयर स्ट्राइक का इस्तेमाल किया और मेज पर चढ़ने की कोशिश कर रहे एक कॉकरोच को सटीक निशाना बनाया। उसे बिना कीड़ों वाला घर चाहिए था। उसका सपना था कि वे एक साफ सुथरे विला में शिफ्ट हो जाएं, जो किसी वेल्थी डिस्ट्रिक्ट में हो। डिनर के बाद युआन होंग अपनी स्पीयर ट्रेनिंग पर लौट आया, शायद इसलिए कि उसके दिल से एक बड़ा बोझ हट गया था। आज रात उसकी प्रैक्टिस बहुत ही स्मूथ और फ्री महसूस हो रही थी। उस बड़े घर को खरीदने के लक्ष्य से प्रेरित होकर वो अपने शरीर की फटीग भूल गया और बार बार स्पीयर से प्रहार करता रहा। उसने अपनी प्रोग्रेस को तब तक आगे बढ़ाया जब तक कि उसका लेवल 8 मिंग जिंग 600 में से 362 तक नहीं पहुंच गया, और फिर आखिरकार उसने अपनी वैक्स वुड स्पीयर को रख दिया। उसे एहसास हुआ कि उसका करंट लेवल पहले ही माइनर मास्टरी के लेट स्टेज पर पहुंच चुका है। उसने सुबह जल्दी उठकर दोपहर तक ग्रेट मास्टरी हासिल करने की प्लानिंग की। गोल्डन गेट कंपटीशन में 25 दिन बचे थे और मार्शल आर्ट्स हॉल के इंटरनल ट्रायल में सिर्फ 2 दिन से थोड़ा ज्यादा। हर दिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होने का ये एहसास युआन होंग के लिए पूरी तरह से एडिक्टिव था। उस रात वो अपनी स्पीयर को पकड़कर ही सो गया। उसे उम्मीद थी कि शायद वो अपने सपनों में भी ट्रेनिंग जारी रख सके। अगले दिन दोपहर के खाने से ठीक पहले एक आवाज गूंजी। कड़कड़ाहट की आवाज के साथ चावल पेपर की 7 परतों के बीच एक साफ छेद हो गया। 7 परतें और एक खरोंच तक नहीं। उसका मिंग जिंग अब ग्रेट मास्टर पर पहुंच चुका था। अपने पैनल पर 600 में से 420 का स्कोर देखकर युआन होंग को एक गहरा सुकून था।
वो बढ़ती हुई शक्ति की उपलब्धि से भर गया था और सोच रहा था कि उसका हार्ट पियर्सिंग एल्बो अब कितना ज़्यादा डेवस्टेटिंग होगा। एक बार जब ये विचार मन में बैठ गया तो वो उसे दबा नहीं पाया। अपनी 2 दिनों की कड़ी मेहनत के रिजल्ट्स देखने के लिए उत्सुक होकर वो वापस उसी जगह गया जहां वो पहली बार ली शुक्शिंग से मिला था। शुरू करने से पहले आज का पहला टारगेट सेट करते हैं। इस वीडियो पर 2K लाइक्स का एम। अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है, अगर हर एपिसोड आपको फील होता है, तो लाइक बटन दबाओ और 2K का टारगेट मिलकर कंप्लीट करते हैं। आपका एक लाइक सिर्फ बटन नहीं, ये प्रूफ है कि आप इस स्टोरी का पार्ट हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर दो ताकि हर नया एपिसोड, हर नया ट्विस्ट सबसे पहले आप तक आए। और हाँ, आज का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन। हर इंसान एक वीडियो को 3 टाइम्स हाइप कर सकता है, तो अभी के अभी 3/3 हाइप पॉइंट्स कंप्लीट करो। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट एपिसोड फुल पावर के साथ आएगा या नहीं। इतनी मेहनत और टाइम लगता है हर एपिसोड में। अगर सपोर्ट स्ट्रांग रहा तो सीरीज और भी इंटेंस होगी, लेकिन अगर रिस्पॉन्स वीक रहा तो शायद ये जर्नी यहीं रुक सकती है, या फिर आगे सिर्फ मेंबर्स के लिए कंटिन्यू होगी। डिसीजन आपके हाथ में है। 2K लाइक सेम कंप्लीट करो, 3/3 हाइप फिनिश करो, लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो मिशन कंप्लीट। ये सिर्फ चैनल नहीं, हमारी कम्युनिटी का पावर मोमेंट है।